चलो भाई शुरू किया जाए। एक शब्द है एम्बिवेलेंट एटीट्यूड। एटीट्यूड बिहेवियर लिंक को कमजोर बनाता है। इसका अर्थ क्या है? एम्बिवेलेंट का क्या मतलब था? उभयनिष्ठ। इसका मतलब जब किसी भौतिक या मानसिक विषय के प्रति हमारी जो राय है, हमारा जो रुझान है, वो सिर्फ सकारात्मक या सिर्फ नकारात्मक ना होकर के बटा हुआ हो, थोड़ा सकारात्मक थोड़ा नकारात्मक हो जाए, तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो जब उभयनिष्ठ होगा, इसका मतलब है कि आप बहुत स्पष्ट नहीं है कि उसको लेकर आपका रुझान कैसा है। और जहां स्पष्टता कम है तो स्वाभाविक बात है कि आपके बिहेवियर में वो एटीट्यूड हमेशा दिखेगा, ऐसा नहीं है। कभी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे, कभी समर्थन दिखेगा, कभी विरोध दिखेगा, और इस वजह से एम्बिवेलेंट एटीट्यूड में बिहेवियर से लिंक अच्छा नहीं होता है। ये सवाल किसका था? आपका था। स्पष्ट हुआ आपको? चलिए, इसके बाद है सुसंगत एटीट्यूड क्या होता है और इसका बदलना क्यों आसान नहीं होता है। सुसंगत का मतलब है कि हमारे मतलब एक व्यक्ति के जीवन में हजारों एटीट्यूड्स होते हैं कम से कम। तो यदि आपके बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं, और जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के एटीट्यूड्स में A B C D E ये सारे उसके एटीट्यूड्स हैं, जो आपका एटीट्यूड बाकी सबसे एकदम सुसंगत है, यानी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। B बात मानने वाला व्यक्ति सामान्यतः D भी मानता होगा, E मानने वाला D मानता होगा, C वाला D मानता होगा, A वाला D मानता होगा। अगर ये स्थिति है, इसका मतलब लॉजिकली आप समझ पा रहे हैं या कोई भी समझ पा रहा है कि क्योंकि आप A मानते हैं इसलिए आप D मानते हैं। सही बात है। B मानते हैं तो D मानते हैं, C है तो D मानते हैं, E है तो D मानते हैं, क्योंकि चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपके जो एटीट्यूड्स आपके ही बाकी जिन एटीट्यूड्स के साथ सुसंगत हैं, कोहेरेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, उनमें से किसी एक को चेंज करना मुश्किल काम होगा। लेकिन यदि कोई ऐसा एटीट्यूड है जो बाकी एटीट्यूड से असंगत है, यानी बाकी सब आपके अलग एटीट्यूड से एक बिखरा हुआ है, उससे भिन्न है, तो उसको सिलेक्टिवली ढूंढ के चेंज करना ये थोड़ा सा आसान काम होगा। या उसमें व्यवहार के साथ जब लिंक बनेगा तो लिंक भी उसमें वैसा ही अलग से बनेगा। किसका सवाल था ये सुसंगत वाला? आपका स्पष्ट हो गया आपको? पक्का? पूछ लूँ मैं आपसे? बताओ, समझाओ, उठ के बोलो क्या समझे। समझाओ तो सही थोड़ा सा मुझे भी। क्या जनता समर्थन कर रही है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। मैंने इतना विस्तार में कहा नहीं कि बाकी मैं सार बता दिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वंडरफुल, बैठिए, जबरदस्त। इसके बाद है स्पेसिफिसिटी ऑफ एटीट्यूड्स और परीक्षण विधि में त्रुटि। एक तो इसे बता दीजिए। फिर सिलेक्टिव अवॉइडेंस और बायस एसिमिलेशन में अंतर क्या है? और तीसरा है विश्वास, आस्था और पवित्रता। इन तीन में क्या अंतर है? बाप रे बाप, कौन है पूछने वाला? ये तीनों प्रश्न किसके हैं? हेलो, संकोच मत कीजिए, बता सकते हैं। वाह, क्या चीज आपके हैं? आपके हैं भाई साहब? आपसे पूछ रहा हूँ। लाल आपका नहीं है? असल में आप कई बार सवाल पूछते हैं ना, जिस जिज्ञासा से देख रहे हैं पर्ची की तरफ, तो मुझे लगा शायद आप कहना चाह रहे हैं कि आंखों से ही समझ लीजिए कि मेरा है, हाथ क्यों खड़ा करवा रहे हैं। चलिए, जिसका भी क्या फर्क पड़ता है ना। पहला सवाल स्पेसिफिसिटी ऑफ एटीट्यूड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ एटीट्यूड्स होते हैं पूरी क्लास के बारे में। क्लास का मतलब क्लासरूम नहीं, क्लास का मतलब वर्ग। कुछ एटीट्यूड्स होते हैं वर्ग के बारे में, और कुछ होते हैं उसमें से किसी एक विशेष एग्जाम्पल के बारे में, उदाहरण या विशेष के बारे में। आपने सुना कि लॉजिक की दुनिया में एक शब्द होता है यूनिवर्सल, एक होता है पार्टिकुलर। सुना ना, सामान्य और विशेष। तो वर्ग को आप कह लीजिए सामान्य यानी कि यूनिवर्सल, और इसको कह लीजिए पार्टिकुलर। ऐसा हो सकता है कि आप किसी वर्ग के बारे में बुरी धारणा रखते हो, किंतु उस वर्ग में शामिल किसी विशेष के बारे में अच्छी धारणा रखते हो। इसका रिवर्स भी हो सकता है। वर्ग के बारे में धारणा अच्छी है, लेकिन उसके किसी एक एग्जाम्पल के बारे में धारणा बुरी है। ठीक, जैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई जो देशद्रोही होते हैं ना, वो आमतौर पर अल्पसंख्यक होते हैं। और आप कहेंगे कि जयचंद को क्या मानते हैं? फिर मतलब वो तो ठीक है, लेकिन हाँ, मतलब वो भी वैसा ही था। क्योंकि यहाँ क्या हुआ कि आप एक वर्ग की बात कर रहे थे, दूसरे वर्ग को ठीक मान रहे थे, लेकिन उस वर्ग में जिसको आप ठीक मान रहे थे उसमें एग्जाम्पल आपको मिल गया। मतलब मैं तो जयचंद को देशद्रोही नहीं मानता हूँ, मैं तो वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसा लोक श्रुति में, लोक परंपराओं में चलता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब आप किसी के एटीट्यूड और उसके बिहेवियर के लिंक को स्टडी करना चाहें, तो बस ध्यान रखिएगा कि जनरल एटीट्यूड का परीक्षण करते हुए जनरल बिहेवियर को देखना है। जैसे कोई कहता है कि मुझे एक खास समुदाय के व्यक्तियों से दिक्कत है, तो उस समुदाय के किसी भी रैंडम व्यक्ति के प्रति उसका व्यवहार देखेंगे तो वैसा ही दिखेगा। लेकिन उसी समुदाय में हो सकता है कोई ऐसा खास व्यक्ति हो जिसके मामले में उसका समुदाय से होना गौण हो जाए और उस व्यक्ति की विशेषताएं हावी हो जाएं, तो उसका रुझान उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने सामान्य राय के विपरीत काफी अलग किस्म का हो। समझ गए? जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि पाकिस्तानी बुरे लगते हैं किंतु फवाद खान अच्छा लगता है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि हम जनरल, हमारा एटीट्यूड एक समुदाय के बारे में खराब है, किंतु उसी समुदाय में एक व्यक्ति ऐसे जिसको लेकर हमें अच्छी फीलिंग आ सकती है। तो परीक्षक गलती क्या करता है कि जनरल एटीट्यूड का परीक्षण करते हुए किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे अप्लाई करता है, फिर निष्कर्ष गलत निकलते हैं, और वो कहता है कि इसका मतलब एटीट्यूड और बिहेवियर का लिंक कमजोर है। समझ रहे हैं इस बात को ठीक से? सिलेक्टिव अवॉइडेंस एंड बायस एसिमिलेशन, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, बड़ा सामान्य सा अंतर है। जब आपको ये लगने लगे कि कोई बहुत महत्वपूर्ण एटीट्यूड है जिसकी रक्षा आप करना चाह रहे हैं, लेकिन रक्षा आराम से हो नहीं पा रही, तो आप क्या करेंगे? एक तरीका तो ये कि जैसे कोई समझाना चाहेगा, फोर वार्निंग मिल जाएगी, एंटीना तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे अगली स्थिति में सिलेक्टिव अवॉइडेंस। इसका मतलब जो व्यक्ति
जो जो टीवी चैनल्स, जो जो अखबार, जो जो फिल्में, जो पत्रिकाएं, आपको लगता है कि इन्हें देखने से, पढ़ने से, सुनने से आपका एटीट्यूड प्रभावित हो सकता है, आप सिलेक्टिव होकर उन सब सोर्सेस को अवॉइड करेंगे। तो जब सिलेक्टिवली अवॉइड करेंगे, ये है सिलेक्टिव अवॉइडेंस। अभी तक आपने ये कहना शुरू नहीं किया कि ये सब बकवास इनमें झूठ लिखा हुआ है, आपको भरोसा कि इनमें सच लिखा हुआ है, पर आप में उस सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है और इसलिए आप उनसे बचते हैं कि इनसे बात करूंगा, इनको पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मेरा विचार बदल जाए, और मैं उसको बदलना चाहता नहीं हूं क्योंकि मैं अपने एटीट्यूड के साथ बहुत कंफर्ट जोन में हूं। ये स्थिति है। इससे अगली स्थिति तब होती है जब आप इतना गुस्से में रहने लग जाएं कि आप उन सब चीजों की सत्यनिष्ठा या सत्यता पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दें। जिसने आपके एटीट्यूड के विरोध में कोई तर्क दिया, तथ्य दिया, लेख छापा, टीवी पे रिपोर्ट चलाई, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे, अब आप उस पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सब झूठ बोलते हैं, इनके पास तथ्य है ही नहीं, इनके पास जो ज्ञान है वो भ्रामक ज्ञान है। तो जब आप प्रभावित करने वाले सोर्स की सत्यनिष्ठा या सत्यता पर सवाल खड़ा कर देंगे तो बायस असिमिलेशन है। जब तक उसकी सत्यता पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे लेकिन आप उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपको तनाव होता है, तब तक सिलेक्टिव अवॉइडेंस की स्थिति है। आस्था, विश्वास, पवित्रता में विश्वास बताइए आपको। विश्वास का मतलब चाहे भौतिक प्रसंग हो चाहे पारलौकिक प्रसंग हो, जहां आपके पास गारंटी नहीं है पर आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक बात है, वहां हम कहेंगे मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है कि बरसात होगी, मुझे विश्वास है कि सर्दियां अच्छी पड़ेंगी, मुझे विश्वास है कि ईश्वर हैं, मुझे विश्वास है कि व्यक्ति को कर्मों का फल मिलता है। आप विश्वास शब्द का प्रयोग भौतिक, इहलौकिक, पारलौकिक किसी भी संदर्भ में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आस्था शब्द का प्रयोग आध्यात्मिक संदर्भों में ही कर सकते हैं। मुझे ईश्वर में आस्था है, मुझे ईश्वर के कर्म नियम में आस्था है, वहां प्रयोग करेंगे। पवित्रता का संबंध जनरली आस्था वाले क्षेत्र से होता है। इसका संबंध ज्यादा होता है कर्मकांडी हिस्से से, कि हमारे जीवन में ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में आपका ख्याल है कि वो सामान्य चीजों की तुलना में ज्यादा सम्मान की वस्तु है और जिसका लिंक थोड़ा बहुत अध्यात्म से हो जाए, उसको बोलते हैं कि पवित्र है। हर सम्मानित वस्तु पवित्र नहीं होती है। जैसे आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन हो सकता है आप उसके पैर छूते हो, पर पवित्र नहीं है आपकी नजर में, सम्माननीय है। पवित्र होने के लिए सम्माननीय के साथ साथ थोड़ा सा उसमें जो मेटाफिजिकल एलिमेंट है, ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट है, आध्यात्मिक तत्व है, वो आना चाहिए। जैसे पानी पवित्र नहीं है किंतु जल पवित्र है, क्योंकि पूजा में उसका इस्तेमाल हो रहा है ना। चावल का वही दाना जब अक्षत बन गया तो पवित्र हो गया। तो जो चीजें पूजा पाठ में इस्तेमाल हो रही हैं या जिनकी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, वहां पर आमतौर पे पवित्र शब्द का इस्तेमाल होता है। तो सेक्रेड एंड प्रोफेन दो शब्द चलते हैं कि हमारी दुनिया में जो चीजें पवित्र हैं वो सेक्रेड हैं और जो पवित्र नहीं है उन सबको प्रोफेन थिंग्स कहते हैं, जो पवित्रता की कसौटी से बाहर निकल जाती है। अब बता दो भाई किसका था, समझ में आया कि नहीं आया? असली सवाल मेरा ये है, जिसका भी था। किसी का नहीं था, तुम बोलो मेरा था, समझ में आ गया, ठीक है। एक और पहुंचा अभी संकल्पना और अवधारणा। अवधारणा मतलब कोई कंसेप्ट को हिंदी में बोलते हैं अवधारणा। कंसेप्ट शब्द के लिए हिंदी में 3 या 2 अनुवाद हैं, एक है अवधारणा और एक है संप्रत्यय। तो कंसेप्ट का मतलब है जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन जिसको आप सोच सकते हैं। तो यदि आप किसी विषय की एक तार्किक धारणा बनाएं जिसको देखा नहीं जा सकता किंतु जिसको सोचा जा सकता है, वो होता है कंसेप्ट। इसे मैं अगर आप समझना ही चाहें तो यूं समझिए कि जैसे एक पेन है, इसको आप देख पा रहे हैं, जिसको आप देख पा रहे हैं वो परसेप्ट है। तो परसेप्ट यानी प्रत्यक्ष, जो दिखता है परसेप्ट है। अगर कोई आपसे कहे कि पेन की परिभाषा दो, पेन की परिभाषा में आप क्या करेंगे? इस पेन या दुनिया के किसी भी पेन की उन विशेषताओं को शामिल करेंगे जो हर पेन में होनी ही चाहिए और जो हर पेन में होनी अनिवार्य नहीं है उनको हटा देंगे। जैसे आप ये नहीं कहेंगे कि पेन को सफेद होना चाहिए, पेन को काले ढक्कन वाला होना चाहिए, पेन प्लास्टिक का होना चाहिए, ये सब नहीं कहेंगे। आप केवल क्या कहेंगे? पेन वह वस्तु है जिसे हाथ में पकड़कर लिखा जा सके और जिसमें स्याही हो। स्याही नहीं बोलेंगे तो हर पेंसिल चिल्ला उठेगी मैं भी पेन हूं। और यदि आप स्याही की बात नहीं करेंगे तो उंगली भी कह सकते हैं मैं पेन हूं क्योंकि मैं रेत में लिख लेती हूं, है ना। तो आप क्या कहेंगे? एक ऐसी वस्तु जिसको हाथ में पकड़कर जिससे लिखा जा सके और जिसके अंदर स्याही का प्रयोग हो, वह पेन है। तो आपने क्या किया? जो विशेष वस्तु में दिखती हैं, परसेप्ट्स दिखते हैं, उन परसेप्ट्स के जो पेक्यूलियर विशेषताएं हैं, जैसे ये काला है, सफेद है, किसी के पास लाल होगा, किसी के पास हरा होगा, उन रंगों को हटा दिया। जो गैर अनिवार्य विशेषताएं हैं उनको हटा दिया और जो अनिवार्य विशेषताएं हैं उनका समुच्चय बना लिया। तो किसी वर्ग विशेष की वस्तुओं के अनिवार्य लक्षणों के समुच्चय का नाम है संप्रत्यय या कंसेप्ट या अवधारणा। स्पष्ट हुआ? और जो मैंने आपको समझाया ये कंसेप्ट सबसे अच्छा समझाया सुकरात नाम के आदमी ने, जिसको आगे चल के पढ़ेंगे। सुकरात के कंसेप्ट का नाम ही है कंसेप्चुअलिज्म, अवधारणावाद, संप्रत्ययवाद, ये उसके दर्शन का नाम ही है। बात स्पष्ट हुई कुछ आप लोगों को? कंसेप्ट क्या होता है? और कंसेप्ट की न्यूनतम शब्दों में सटीक अभिव्यक्ति का नाम है परिभाषा, डेफिनेशन। कोई पूछे परिभाषा क्या है? परिभाषा किसी कंसेप्ट की न्यूनतम तथा सटीक शब्दों में की गई प्रस्तुति है। ये परिभाषा की परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेशन। और कंसेप्ट ऑफ कंसेप्ट क्या है? किसी वस्तु विशेष के विशेष लक्षणों को हटाकर केवल अनिवार्य लक्षणों के समूह को समझने की प्रक्रिया संप्रत्यय या अवधारणा कंसेप्ट है। किसका था ये कंसेप्ट वाला प्रश्न? आपका था, आप समझ पा रहे हैं? ये तो नहीं लग रहा पूछी गलती कर दी, ठीक है पूछ के, चलो ठीक है। अंतिम है विचार व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पक्ष को किस आधार पर व्यक्त करते हैं? नहीं समझ पा रहा। व्यक्ति का जो मनोविज्ञान है ना, मानसिक पक्ष है, उसमें बहुत सारी फैकल्टीज है। उसमें कॉग्निटिव फैकल्टी है, मैंने कहा था ना, एक विल फैकल्टी है संकल्प वाली, एक रिटेंशन की फैकल्टी है, एक इमोशंस की फैकल्टी है, एक इन सबको जोड़ने वाली फैकल्टी है, एक मॉरल फैकल्टी है जो शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक का फैसला करवाती है। कांट ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि जो मनुष्य का, जैसे कांट का नाम समझ पा रहे हैं आप लोग? इमैनुअल कांट, जर्मन दार्शनिक। इतना खतरनाक दार्शनिक है ना, उसको नहीं पढ़ा तो आपने जीवन जिया नहीं।
और उसको पढ़ा तो जीवन जी नहीं पाएंगे वैसे भी। वो ऐसा दार्शनिक है, इतना मजेदार दार्शनिक है, कठोर है, मुश्किल है, लेकिन मजेदार दार्शनिक है। उसने इस बात पे विचार किया कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, और उसने कहा कि आत्मा तो बकवास बात है, ईश्वर होता ही नहीं, तो उसने उससे कहा बकवास बात है, बेकार बात है। उसने कहा कि ईश्वर को जितने लोगों ने आज तक साबित किया है उन सबके तर्कों को उसने फूंक मार के उड़ा दिया कि सब बकवास तर्क है। उसका पहला निष्कर्ष, दुनिया में एक भी ऐसा तर्क नहीं है जो साबित कर सके कि ईश्वर है। तो जो ईश्वर नहीं मानते थे उछलने लगे, पार्टी करने लगे। फिर उसने कहा रुको 2 मिनट, सेकंड में सुन लो। सेकंड, दुनिया के ऐसे सभी तर्क जो सिद्ध करते हैं कि ईश्वर नहीं है वो भी उतने ही फालतू तर्क हैं जितने फालतू वो तर्क हैं जो साबित करते हैं कि ईश्वर है। ईश्वर का होना भी साबित नहीं हो सकता, ईश्वर का न होना भी साबित नहीं हो सकता। फिर लोगों ने कहा तो क्या करें, पार्टी करें कि ना करें, बताओ ना। तो उसने कहा जो चीज साबित हो ही नहीं सकती वो इंडिविजुअल चॉइस का मामला है। जिसका मन है मान लो, मन नहीं है तो ना मानो। लोगों ने कहा आप क्या मानते हो? बोले मैं तो मानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन मैं ईश्वर को जानता नहीं। मैं जानता हूं कि ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, मैं उसके बाद भी ईश्वर को मानता हूं क्योंकि माना जा सकता है। ये मेरी चॉइस का मामला है। ऐसा आदमी है, सोचिए कितना प्यारा रहा होगा। ऐसी आत्मा के बारे में उसने कहा कि आत्मा जो आप सोचते हैं वो आत्मा तो दुनिया में कोई कितनी कोशिश कर ले उसको नहीं जान सकता। लेकिन उसने कहा कि माइंड को एनालाइज करेंगे तो उसने 6 फैकल्टीज का जिक्र किया कि 6 फैकल्टीज हमारे अंदर है। ये 6 फैकल्टीज आपस में इंटीग्रेट होकर काम करती है, ये हम सामान्य अनुभव से जानते हैं। सवाल है कि कोई ऐसी क्षमता तो है ही जो हमारी अलग अलग फैकल्टीज को इंटीग्रेट करती है, और जो इंटीग्रेट करती है उसका नाम उसने दिया सिंथेटिक यूनिटी ऑफ परसेप्शन नाम से एक कंसेप्ट दिया। और उसने कहा कि कम से कम इस सेंस में आप उसे आत्मा कहीं या कुछ और कहीं, आपकी चॉइस है, शब्द आप कौन सा लेंगे आपकी चॉइस है, लेकिन एक ऐसा संगठन तो है ही जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को इंटीग्रेट करता है। उस सेंस में आप मानना चाहें तो मान लें, मैं तो मानता हूं, लेकिन उसके बियॉन्ड किसी सेंस में मानना या नहीं मानना है चॉइस का मामला है। तो ऐसे ही जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है ना, इसके बहुत सारे पहलू, हमारे मानसिक पक्षों के 6 पहलुओं में से कॉग्निटिव है, और कॉग्निटिव में जो आउटपुट्स हैं वो विचार होते हैं। तो मैंने कल बताया कि विचार क्या है, किसी स्टिमुलस की स्थिति में हमारा बौद्धिक रिस्पॉन्स विचार है, जो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स जो यानी स्टिमुलस होगा उसी को हम विचार कह देंगे। जी प्रभु, हाँ अच्छा, आज वहां बैठे हैं, बताइए बताइए। वैसा नहीं है तो ऐसा पूछो। हाँ नहीं, रिस्पॉन्स देगा का मतलब रिस्पॉन्स अंदर भी रख सकता है ना। स्टिमुलस आया तो विचार देना जरूरी नहीं है किसी को। अगर विचार आ गया अंदर है तो भी रिस्पॉन्स आ गया। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि रिस्पॉन्स देगा बंदा किसी को, मैंने ये कहा किसी स्टिमुलस की स्थिति में बौद्धिक रिस्पॉन्स विचार है। रिस्पॉन्स देगा शब्द है ना, ये आपने जोड़ दिया है इसमें, मैंने नहीं कहा था। रिकॉर्डिंग हो रही है, सुनवा दूंगा, ठीक है। यही फंसाना चाह रहे थे ना मुझे, है ना। समझ रहा हूं मैं तुम्हारी सारी चाल समझ रहा हूं। इतना आसानी बबुआ, इतना आसान नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोशिश करते रहो। बैच में एक बार मौका मिल जाएगा जरूर आपको। अभी नहीं यार, थोड़ा टाइम लगाओ। अंतिम में मनुष्य की लिखावट से व्यक्तित्व की पहचान की जा सकती है। आज के पेपर में लिखा हुआ था, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं एक आर्ट फॉर्म है, ग्राफोलॉजी बोलते हैं उसको। वो लोग क्लेम करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की हैंड राइटिंग से उसके व्यक्तित्व की पहचान हो सकती है, ऐसा कहते हैं। एक बार मैंने भी उसको थोड़ा स्टडी करने का प्रयास किया, फिर मैंने उससे अपनी हैंड राइटिंग को देखा, फिर मैंने पाया कि इससे बहुत ही खराब निष्कर्ष निकल रहे हैं, तो मैंने उस विज्ञान को खारिज कर दिया कि नहीं, ये विज्ञान ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि तो मुझे बहुत भरोसा नहीं इन बातों पर, लेकिन हाँ कुछ परसेप्शन से बनी जाते हैं। क्या होता है ना कि कोई अगर पेज के बहुत ऊपर से लिख रहा है, जैसे उसमें निष्कर्ष ऐसे होते हैं, कोई बहुत ऊपर से लिख रहा है तो वो डोमिनेटिंग किस्म का व्यक्ति होगा। इस तरह के कुछ उसमें जनरलाइजेशन से 50-60 उनके बेस पे लोग करते हैं। जैसे कोई अगर पेन को बहुत दबा के लिखता है कि लिख रहा है इधर अगले पेज तक छप रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत स्ट्रेस में रहता है या हर चीज़ में बहुत जोर देने वाला व्यक्ति है, तो डोमिनेट करता होगा, दूसरों को तबाह कर देता होगा। ये सब निष्कर्ष ऐसे निकाल लेते हैं। कोई इस तरह का टेढ़ा लिखता है, कोई इस तरह का टेढ़ा लिखता है, इधर वाला है तो प्रगतिशील है, इधर वाला है तो अधोमुखी टाइप का है। ऐसी कुछ कहानियां हैं। इस तरह की कहानियों के समुच्चय का नाम है ग्राफोलॉजी। आपने देखा ना, सीधा तो बहुत लोग लिखते हैं, कुछ लोग लिखते हैं ऐसे कि जैसे कुछ ऐसे लिखते हैं, देखा आप लोगों ने, और कुछ ऐसे भी लिखते हैं। तो इससे वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि इस व्यक्ति की जो चेतना है उसकी गति इस तरफ है, उस तरफ है। कुल मिला के खाली फुर्सत बैठे लोगों का, क्योंकि उस समय नरेगा थी नहीं स्कीम, जिस समय इस विषय का विकास हुआ, तो नरेगा पूर्व नरेगा समाज की कुछ जो आउटपुट्स है उनमें से एक ये वाला आउटपुट भी है। हाँ, कबूतर के ऊपर जो डंडा दिया, मतलब असली कबूतर पर डंडा मारना जरूरी नहीं है, वो तो हिंसा है। ये डंडा नहीं, इसको शिरोरेखा कहते हैं, है ना। मतलब सीधी रेखा डंडा ही नहीं होती है, कुछ और भी चीजें बोलते हैं उसको बोलते हैं शिरोरेखा। बोलो शिरोरेखा, हाँ शिरोरेखा, हाँ। तो शिरोरेखा जरूरी नहीं है, जरूरी तो लिखना भी नहीं है, लिखना ही क्या जरूरी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर आपको डाउट हो तो पहले 5-7 पेज आंसर शीट में शिरोरेखा लगा दीजिएगा, उसके बाद छोड़ देंगे तो चल जाएगा, तो ध्यान रखिए। चलो भाई, अब ये बताओ कि कल आखिरी जो सब टॉपिक था वो कौन सा था? टाइप्स, अच्छा, एटीट्यूड चेंज। कल जब शुरुआत हुई तो ये हुई कि जो एटीट्यूड का चेंज है, पहली बात तो ये संभव है नहीं, इसका उत्तर था कि हाँ संभव है, आसान नहीं है पर संभव है। और फिर ये कि किस तरह के एटीट्यूड में चेंज आसान है और किस तरह वाले में मुश्किल है। तो आपको लिस्ट बताइए किस में आसान किस में मुश्किल है।
फिर ये हुआ था कि एटीट्यूड चेंज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसके दो सबसेट्स हो सकते हैं। एक होता है कॉन्ग्रुएंट, एक होता है इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट यानी संगत और वो असंगत, इनकॉन्ग्रुएंट। तो यदि प्लस से और प्लस हो जाए तो संगत, माइनस से और माइनस हो जाए तो संगत या संगत, माइनस से और माइनस, सोच के बताओ। हाँ ठीक है, प्लस से और प्लस संगत, माइनस से और माइनस संगत। आपको लग रहा होगा पहला संगत है सेकंड असंगत होना चाहिए, लेकिन बार बार संगत हो रहा है। अगर प्लस से माइनस हो जाए और माइनस से और माइनस हो जाए ध्यान रखना, ऐसे इतना आसान नहीं है, फंस जाओगे बीच बीच में, ठीक है। तो प्लस से ज्यादा प्लस संगत, माइनस से ज्यादा माइनस संगत, प्लस से माइनस असंगत, माइनस से प्लस असंगत। बस 4 तरह के या 2 तरह के, उनके दो वो भेद हैं। अब सवाल है कि कैसे होता है एटीट्यूड चेंज। अगर आपको करना हो, ये आपके काम की सबसे काम की चीज यही है, अपने पेरेंट्स को दिमाग में रखिए, प्रसंग वही जो बताना है, कैसे कैसे बता के मैनेज करना है, ठीक है। और पहले मैंने कहा कि 60 साल और उसके आसपास की उम्र के व्यक्ति को चेंज करना असंभव जैसा होता है, मैं पहले बता दिया है। फिर भी क्या फर्क पड़ता है, डीडीएलजे इसी देश में बनी है, उसी में था ना सिमरन वाली जो फिल्म थी। हाँ, उसमें हीरो ने अंत में पूरा जोर लगा के फाइनली उस बूढ़े आदमी को ठीक कर ही लिया। वो परसुएशन की फिल्म है। अगर आपको समझना हो परसुएशन क्या होता है, उस फिल्म को फिर से रिवाइज कर लीजिए एक बार, पूरी फिल्म को देखिए, पूरा परसुएशन का सिद्धांत समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या क्या है। तो कल्पना कीजिए कोई आपका दोस्त है, ऐसे सिंपल इमेजिनेशन करते हैं, आपका दोस्त है और आपको लगता है कि उसका कोई एटीट्यूड खराब है। जैसे हम किस मामले में मान लें, कोई धर्म को लेकर मान लेते हैं, वो किसी धर्म विशेष से नफरत करता है या किसी जाति विशेष से नफरत करता है, संयोग से उच्च कही जाने वाली जाति में पैदा हो गया तो कैसे, तो उसको लगता है कि निम्न कही जाने वाली जातियों के व्यक्ति खराब होते हैं, ऐसा कुछ मान लीजिए। या दिल्ली का है और उसको लगता है कि बिहार के लोग खराब होते हैं, है ना, दिल्ली के लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार के लोग खराब होते हैं। और हाँ, ये कह रहे हैं यस सर, ऐसा लगता है दिल्ली के लोगों को कि बिहार के लोग खराब होते हैं, ठीक तो है। दिल्ली के लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार के लोग खराब है, ठीक बात है, ऐसा तो परसेप्शन है ना। मुंबई के लोगों को भी लगता है, वहाँ तो अब तो मुख्यमंत्री बन गया ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा लगता था ये सब। और मतलब हर राज्य में किसी न किसी और राज्य के बारे में ऐसा परसेप्शन होता ही है, ऐसा थोड़ा कि केवल एक राज्य के बारे में, ठीक। चलिए, तो आपको उसका दिमाग ठीक करना है, उसके एटीट्यूड्स को ठीक करना है। इन तीनों में से कौन सा एक एग्जाम्पल लेके चलना आसान रहेगा, आप मुझे बताएं, उसी पर हम खेलते हुए आगे बढ़ेंगे। धर्म, जाति या राज्य? राज्य। अच्छा, हाथ खड़ा कर लेते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि राज्य का एग्जाम्पल दिया जाए? ठीक है, करीब 50 होंगे। कितने लोग मानते हैं जाति का एग्जाम्पल दिया जाए? ये भी लगभग 40 से आसपास होंगे। कितने लोग मानते हैं धर्म का एग्जाम्पल दिया जाए? ये भी उतने ही लग रहे हैं, ये तो और 3-4 कम ही लग रहे हैं, है ना। तो फाइनली इसमें राज्य जीत गया है। इसी में यस हो गया, क्या बात है, इसी में आवाज है यस, फाइनली हम जीते। ये सुनते मुझे एक दार्शनिक का कथन याद आ गया। स्त्री वो है जो छोटी से छोटी बात को बड़ा बना सकती है। मैं तारीफ में कह रहा हूं, आप ठाका मार रहे हो, मैं तारीफ में कह रहा हूं, और ये आधा हुआ। और पुरुष वो है जो बड़ी से बड़ी बात को छोटा कर देता है। इसका भाई साहब कह रहे साधु साधु हुआ, आपका हिंदी साहित्य विषय है नहीं है, तो इसके आगे है साधु साधु धन्य धर्म धन, क्या है, क्या वाक्य साहब, क्या है, हुई महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, बड़ा अच्छा वाक्य है। और एक कविता है असाध्य में, उसमें भी शब्द आता है साधु साधु, बहुत बढ़िया। हाँ, अरे आप तो वैसे भी साधु हैं, कहने की बात नहीं। चलो, तो मैं एग्जांपल लेंगे राज्य का, और राज्य में एग्जांपल ले लेते हैं। राज्य में दिक्कत ये है ना कि जिस राज्य का नाम लेके जब वीडियो क्लास में बच्चे पढ़ेंगे उनको गुस्सा आता रहेगा, हमारे राज्य के बारे में क्यों ऐसी बात चल रही। हम ऐसा करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं, रुको एग्जांपल लेते हैं किसी ऐसे राज्य का जहां से हमें से कोई ना हो। मैं चाह रहा हूँ ऐसा एग्जांपल जो थोड़ा बात समझने में आसान हो जाए आपके लिए। अच्छा रुको, 2 सुझाव है। अरे चुप तो रहो यार, 2 सुझाव आए हैं। भाषा को, अच्छा भाषा ठीक है, आप बताएं। नागालैंड कर लें, क्यों, कोई दिक्कत है उनसे आपको? अच्छा चलो ठीक है, नागालैंड कर लेते हैं, ठीक है, नागालैंड कर लेते हैं। अच्छा, इसी बहाने एक बात और भी समझ में आएगी नागालैंड के एग्जांपल से, क्योंकि हम लोग तो नस्लवादी है नहीं, भारत में तो नस्लवाद होता ही नहीं है, अमेरिका में पाया जाता है ना। ठीक है, चलो, तो मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है जो नस्लवादी मानसिकता का आदमी है, रेसिस्ट है। और रेसिस्ट होने के लिए ऐसा नहीं कि माथे पे कोई स्टिकर लगा होता है कि रेसिस्ट आदमी है। रेसिस्ट आदमी हम जैसे ही होते हैं। और 2-3 साल पहले एक रिपोर्ट मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिला, जो रिपोर्ट शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने निकाली थी किसी ने। हालांकि उसमें रेसिज्म की परिभाषा कुछ अलग किस्म की थी, और उस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के करीब 130-40 जिन पे स्टडी हुई देशों में, उनमें भारत का नंबर 1 पर था रेसिस्ट एलिमेंट में। हालांकि उसमें रेसिज्म की परिभाषा में उन्होंने जाति, धर्म, उन सब चीजों को लिया हुआ था, तो वो थोड़ी सी अलग तरीके से थी। और ये कैसे नापते हैं, इससे बड़ा सिंपल तरीका है। एक कंसेप्ट होता है सोशियोलॉजी में, सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी। और सोशल डिस्टेंस को नापने के फार्मूले होते हैं। जैसे एक आदमी बोगार्ड्स नाम का हुआ सोशियोलॉजी में, उसका एक फार्मूला है कि सोशल डिस्टेंस को कैसे नापेंगे। तो बोगार्ड्स ने एक फार्मूला दिया जो फेमस फार्मूला है, आप उससे नाप सकते हैं कि किसी समाज के विभिन्न समुदायों में डिस्टेंस कितना है। कैसे, बहुत सिंपल बात है। जैसे आप किसी मोहल्ले में देखिए कि उस मोहल्ले में कितने धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, परसेंटेज निकाल लीजिए। फिर विभिन्न जातियों के लोग साथ साथ कितना रहते हैं, एक तो ये है निवास। दूसरा है कि उनके बीच में विवाह के संबंध कितने होते हैं, कितनी शादियां हमारे देश में इंटर स्टेट हैं, इंटर कास्ट हैं, इंटर रिलीजियस हैं, ये देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो लोग अलग बिल्ट के हैं, जैसे अगर यहाँ की बात मैं करूँ, मुखर्जी नगर सौभाग्य से ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको
नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं, अगर आप उनसे दोस्ती करना चाहें, परिचय करना चाहें तो लोग हैं यहाँ पर बहुत सारे। पर मेरा अनुमान है कि आप में से शायद 2-4 ही होंगे जिनका कोई बहुत अच्छा दोस्त नॉर्थ ईस्ट का होगा। हल्का फुल्का परिचय हो सकता हो, एक बिल्डिंग में रहते हैं तो नजर मिल गई, हेलो हो गया, हाय हो गई, उतना हो गया। लेकिन अच्छी दोस्ती कि कभी वो आपके साथ खाना खाने जा रहे हैं, कभी आप उसको ले गए, फिल्म देखने चले गए, ऐसा आमतौर पर नहीं होता होगा। तो एक ही इलाके में रहते हुए अलग अलग रेसेस के व्यक्तियों में आपस में संवाद कितना है, दोस्ती कितनी है, रूममेट्स, रूम शेयरिंग कितनी है। कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिसमें एक रूममेट हरियाणा, राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी का है और दूसरा नागालैंड, मणिपुर या किसी मेघालय जैसे राज्य का है। मेघालय को एक भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आवास के मामले में हमारा सोशल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, विवाह के मामले में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सामाजिक संबंधों के मामले में, दोस्ती के संबंध के मामले में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, हम सड़क पर आमने सामने भी होंगे तो जनरली हम सम्मान की निगाह से एक दूसरे को देखते भी नहीं है, अवॉइड करते हैं। और कभी कभी कुछ गंदे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग उनके लिए करते हैं जिससे उनको चुभन होती है, चिढ़ते हैं, उनको बुरा लगता है, जो कि नस्लवादी शब्द है, जो नहीं बोलना चाहिए पर हम लोग बोलते हैं। दक्षिण भारत के लोग तब भी बोलते हैं, अफ्रीका के हो तो और ज्यादा बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि नस्लवादी होने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ रह के भी उसका उत्पादन ठीक ठाक कर रहे हैं भारत में भी, यहाँ में नस्लवाद ठीक ठाक मात्रा में है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो नागालैंड के प्रति हो सकता है किसी की धारणा बहुत खराब किस्म की हो। जैसे मैंने देखा है, जो मुखर्जी नगर के लोकल लोग हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से वैसा संबंध जैसा आप लोगों का संबंध है, वो संयोग से यहाँ पर हैं, उनका जो परसेप्शन है। मैंने एक बार एक बहुत खराब टाइप के इंसान से ऐसी बात सुनी है कि एक लोकल रेजिडेंट है जो बहुत देसी तरीके से बात करता है, उसको तो समझ वही है। तो उसके घर में किराए पे कमरा देना था और 2 अफ्रीकन बच्चों ने आके कमरा मांग लिया, उसने मना कर दिया, सीधे मना कर दिया। तो बाद में संयोग से बात चल रही थी, उसने कहा कि आज आए थे तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा क्यों मना किया? मैंने वैसे पूछा जिज्ञासा से क्या बात थी। उसका शब्द था, अरे हबशियों को कौन देगा, ये शब्द था। हबशी सुना आपने शब्द? ये बहुत ही नेगेटिव कनोटेशन लिए हुए शब्द है, बहुत बुरी भावनाओं से भरा हुआ शब्द है। और ये शब्द अफ्रीकन लोगों के लिए जनरली इस्तेमाल होता है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। बोलूंगा नहीं, अभी मत बोलिए, लेकिन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो कि बुरी बात है, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये जो टेम्परामेंट है, अब क्या होता है, परिचय हमारा नॉर्थ ईस्ट से है नहीं और नागालैंड से सबसे कम परिचय है। अब उसी व्यक्ति ने मुझे ये भी कहा, जब मैंने पूछा कि मतलब क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है, फिर बात होती होती ये हुई कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं तो उनको कमरा देते कि नहीं, तो बोलते नहीं जी, जापानियों को कमरा देते। उसकी नजर में जापान, चीन, मणिपुर एक ही बात है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि भारत का नक्शा कहाँ तक जाता है। उसकी नजर में रेस से तय हो जाता है कि आदमी जापान, चीन का माना जाएगा, चाहे इसका पासपोर्ट भारत का हो। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है कमरा देने में? उसने ऐसी धारणा बताई, बोला कुत्ता खाते हैं। पहली बात तो खाते कि नहीं खाते इससे हमें क्या मतलब है ना? मुर्गा खाना अच्छी बात है, जो कह रहा था वो मुर्गा बकरा सब खाता है वो भी। अब जानवरों में भी जाति व्यवस्था कर दोगे कि बकरा खाने वाला उच्च कुल का व्यक्ति है, कुत्ता खाने वाला निम्न कुल का व्यक्ति है, ये क्या बात हुई भाई? और दूसरी बात, पूरे नॉर्थ ईस्ट में केवल एक राज्य नागालैंड के एक इलाके के कुछ लोगों के भोजन में कुत्ता शामिल है, और उसका अवैध सामान्यीकरण इतना कि नॉर्थ ईस्ट के हर व्यक्ति के बारे में राय ये कि वो ऐसा करते हैं, वो प्रोमिस्क्यूअस हैं, यानी अवैध संबंधों की दुनिया में रहते हैं, वहां कोई नैतिकता नहीं होती, ये धारणा भी खूब चलती है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि आप लोग जानते नहीं है, जानना चाहते भी नहीं है, और जब तक ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अफवाहों से काम चलता है। जितना डिस्टेंस उतनी अफवाहें, जितनी आपके पास अफवाहें उनके लिए हैं, उतनी उनके पास आपके लिए हैं अफवाहें। दुनिया बढ़ती रहती है। आपने तो पढ़ लिया IAS के लिए, आपके दोस्त ने पढ़ा नहीं है, और आपके दोस्त को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग जो होते हैं बहुत खराब होते हैं, नैतिकता नाम की चीज नहीं होती है, किसी भी जानवर को खा जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ये धारणा है। आपको उसका एटीट्यूड चेंज करना है। करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, करना भी चाहिए, है ना? कैसे करेंगे? तो एटीट्यूड चेंज करने का सबसे पहला तरीका होता है कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि अतिरिक्त सूचनाएं। उसके पास जो सूचनाएं हैं वो सीमित हैं और प्रामाणिक भी नहीं है। तो मैं आपसे पहले ही कहा था कि एटीट्यूड्स के बनने की प्रक्रिया में सामान्यतः सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सूचना। कॉग्निशन से शुरू होता है। यदि आप उस व्यक्ति को बीच बीच में बार बार ऐसी सूचनाएं मुहैया करवाते रहें, एक तो वो सूचनाएं प्रामाणिक होनी चाहिए, और दूसरी बात, प्रामाणिक का मतलब तथ्य तो है, विश्वसनीय वो लगनी भी चाहिए, आप उसको कन्विंस कर पाएं कि वो सूचनाएं सही हैं। और दूसरी बात, वो सूचनाएं उस समुदाय के बारे में सकारात्मकता से भरी होनी चाहिए। अगर आप नियमित अंतराल पे थोड़ी थोड़ी सी डोज उसको देते रहेंगे तो आप पाएंगे कि वो धीरे धीरे मजबूर हो जाएगा ये समझने के लिए कि उसका एटीट्यूड गलत था। करना क्या है, सिर्फ आपको कुछ प्रमाण दे देने हैं। अरे भाई नॉर्थ ईस्ट में जानते हो, मणिपुर हिंदू बहुल राज्य है, जानते हो? ये क्या बात कर रहे हो? नहीं यार, अरे मणिपुर में मेती लोग रहते हैं, मेती लोग वैष्णव धर्म को मानते हैं, बहुत बड़ी आबादी उनकी है। जैसे आप एक तथ्य दिया और मणिपुरी नृत्य दिखाया कि वैष्णव परंपरा वहां पर कितनी प्रचलित है, पहली बार दिमाग में उसको लगा कि अरे यार क्या सोचते थे, मणिपुर तो वैष्णव परंपरा का राज्य निकला। धीरे धीरे ऐसे करना है, कभी एक राज्य को उठा लिया, कभी 2 को उठाया और वहां के बारे में कुछ बातें बताई, वहां की अच्छाइयां बताई। वहां का समाज कई मामलों में हमसे अच्छा भी तो है, उन मामलों को आपने उभार के सामने रखा। और एक सबसे आसान तरीका है कि अतिरिक्त और प्रामाणिक सूचनाएं दीजिए किसी व्यक्ति को, धीरे धीरे उसका एटीट्यूड चेंज होगा। ये बहुत, जैसे भारत में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि जो मुसलमान लोग हैं वो 4 शादियां करते हैं,
ठीक है। देखिए, मैं अपना स्टैंड स्पष्ट कर दूं, मेरा मानना है कि 4 शादी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और यदि सरकार इसको छीन रही है तो एकदम ठीक कर रही है, छीनना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु का मसला नहीं है। कोई कहे कि हमारे धर्म का आंतरिक मामला है तो बकवास बात है। ये कोई आंतरिक मामला नहीं है, ये 3 महिलाओं के अधिकार का मामला ज्यादा है, धर्म का मामला कम है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये चाहता हूं कि ये अधिकार छीन लिया जाए। ठीक। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, मैंने कई लोगों से सुना है कि अरे मुसलमानों जानते हो, अरे 4 बीवियां होती हैं, 40 बच्चे होते हैं, पूरा पूरा देश घर के अंदर बन जाता है, और आज से 25 साल बाद इस देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और ये मैं कहीं और नहीं सुनता हूँ, अपने घर परिवार में सुनता हूँ। हमारे घर में एक मैं ही विधर्मी किस्म का आदमी हूँ, बाकी सब लोग मतलब उसी स्थापना में लगे हुए हैं, जो अखंड भारत की स्थापना होने वाली है ना, उसमें सब लोग लगे हुए हैं। एक मैं ही बात हूँ उस पूरे घर में, जिससे वो लोग नाराज भी रहते हैं। अब मुझे लगता है कि बकवास बात है, एकदम शुद्ध बकवास है, और इस बकवास को समझने के लिए केवल आपके पास एक लॉजिकल माइंड होना चाहिए, कुछ और चाहिए ही नहीं लॉजिकल माइंड के अलावा। भाई, मुसलमानों के यहाँ जो सेक्स रेशो है, मेल और फीमेल का रेशो, वो हिंदुओं से बहुत अलग तो है नहीं। कोई 930-940 के बीच में रहता है आमतौर पर। तो मान लीजिए कि 1000 मुसलमान पुरुषों पर 940 के आसपास महिलाएं हैं, तो 5-7 कम ज्यादा होगा, लगभग वही सेक्स रेशो है। लेटेस्ट कुछ ध्यान नहीं है, पहले मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है इसकी। 1000 पुरुष 940 महिलाएं हैं। जिस देश में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं एक घर में हैं, उस देश में बहुपत्नी विवाह, क्या डेमोग्राफी अलाउ करेगी इस चीज को? और हम तो ये मानते हैं कि इथिक्स का सिस्टम डेमोग्राफी से होता है। और यदि एक व्यक्ति 4 शादी करेगा तो 3 आदमी कुंवारे भी रहेंगे, सीधी सी बात है। और यदि वो 3 विवाह नहीं कर पाएंगे तो बैलेंस वैसे ही हो गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप कह सकते हैं कि इस संख्या को पार पाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो लव जिहाद हो सकता है, दूसरे धर्मों की लड़कियों को बहला फुसला के शादी करना, ठीक। और दूसरा हो सकता है कि विवाह अपने धर्म से बाहर या अपने देश से बाहर इंटर रिलीजियस या इंटरनेशनल मैरिजेस करना, ये हो सकता है। कॉमन सेंस से बताइए, भारत के मुसलमानों में, मान लीजिए 1000 मुसलमान है भारत में, उनमें से कितने लोग किसी और धर्म में या किसी और देश में शादी करते होंगे? 1000 में से कितने लोग करते होंगे? कॉमन सेंस से बता दीजिए। मेरे ख्याल से 5-10, बहुत, इससे ऊपर कहां होगा। तो 940 में 10 जोड़ लीजिए, फिर एक आध सानिया मिर्जा भी हो सकती है जो स्त्री थी और वहां शादी कर ली, 1 माइनस कर लीजिए, 9 ही रह गया फिर तो, ठीक। अच्छा 10 मान लो, कोई बात नहीं, आपका मन करने 10 तो लगा ही लो, ठीक है, 10 लगा दिया। और लव जिहाद से कितनी शादियां हो गई होंगी भारत में अब तक? मतलब 1000 में से अगर बताना हो, ये संख्या 1 भी होगी, 1 से कमी होगी, पॉइंट्स में ही आएगी, ठीक है। सारा जोड़ने जाड़ने के बाद भी 1000 मुसलमान पुरुषों पर 950 से ऊपर औरतें हो ही नहीं रही हैं। और जिसको डेमोग्राफी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो ऐसी बकवास का समर्थन कैसे कर सकता है कि लोग 4 शादियां करते हैं? होगा क्या? कुछ मूर्ख 4 शादियां करेंगे। देखो, समझदार आदमी एक शादी के बाद दूसरी कर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। कोई क्यों करना चाहेगा, है ना? कोई क्यों करना चाहेगा भाई, सीधी सी बात है। लेकिन चलो मान लो कोई मूर्ख आदमी है, अगर उसने एक के बाद दूसरी शादी कर भी ली, या तीसरी कर ली, चौथी कर ली, उसी अनुपात में कुछ लोग शादी नहीं भी कर पाएंगे, सीधी सी बात है, यही तो होगा। अब जो मेरा एनालिसिस हुआ इसमें, वो क्या हुआ? महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से 4 विवाह का नियम एक भद्दा नियम है, इसे खत्म होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप ये कह के डरा रहे हैं कि इस वजह से हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, ये बकवास बात है, निरर्थक बात है। और 20-25 साल तो छोड़िए, अगले 300 साल में भी ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप केवल तथ्यों की बात करें, अगर आप इमोशंस में बहकने के मूड में नहीं है, तो 300 साल में भी ऐसा नहीं होने वाला। अब जैसे मैंने आपको तथ्य दिए, कुछ तर्क दिए, मैंने आपको परसुएट किया, बेसिकली अतिरिक्त तथ्य कुछ दे दिए जो शायद आपके दिमाग में ना आए हो, सामान्य बातें वैसे तो। ये सुनने के बाद अगर आपका एटीट्यूड ये था भी, तो इसके चेंज होने की संभावना बन गई कि नहीं बन गई? संभावना बन गई, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे तथ्य आ गए, तर्क आ गए, जिन्हें आप काट नहीं पा रहे, सीधे तो नहीं काट पा रहे, और जो अपने आप में इतने कन्विंसिंग हैं कि यदि वो सही है तो आपको अपनी राय बदलने को बाध्य होना पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी ऐसे व्यक्ति को पर्याप्त और नए तथ्य देगा जिन तथ्यों के आधार पर उसकी राय बदली जा सकती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी राय में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो सबसे पहली बात है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सबसे आसान तरीका है। दूसरा तरीका और अच्छा है, जिसको बोलते हैं बाध्यकारी संपर्क, एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। जी, हाँ 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 हाँ। पाकिस्तान में 27% हिंदू थे जो 2% रह गए। इसमें 2 पक्ष हैं। इसमें एक पक्ष तो ये है ही कि पाकिस्तान एक धार्मिक राज्य है और वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा उतनी नहीं है जितनी भारत में है, ये तो है ही एक पक्ष, पर ये एकमात्र पक्ष नहीं है। और यदि इस पर थोड़ा सा विस्तार में पढ़ना हो तो मैं आपको एक लेख दूंगा जो उस समय की डेमोग्राफिक स्टडीज पर आधारित है। मेरा अपना ही लेख है, किसी और का नहीं है, मतलब मैंने कुछ रिसर्च पढ़ने के बाद वो लेख लिखा था कुछ साल पहले, अगर वो उपलब्ध होता वो दूंगा। उसमें थोड़ा सा विश्लेषण है कि ये डेटा इस तरह से क्यों आता है। दोनों पक्ष हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भारत की तुलना में कम है, ये बात तो है ही, क्योंकि वो सेक्युलर कंट्री थोड़ा है, हम है ना सेक्युलर, वो कहाँ है। लेकिन ये एक तरफा पक्ष नहीं, इसमें कुछ तथ्य और भी हैं जो विभाजन के 1-1.5 साल के अंदर के तथ्यों का परिवर्तन है, उसे हम इग्नोर करके फिर बात करते हैं। अगर आप पाएंगे 27 से 2 वाला मामला, ये 27 से 2 का मामला आमतौर पर 1950 तक आते थे, 27 से कम होकर वैसे 3 या 4 रह गया होगा, उसके बाद 4 से 2 हुआ होगा, क्योंकि विभाजन के 1-2 साल में इतनी संख्या वहां से आई, इतनी संख्या यहां से वहां गई। जैसे यहां से मुसलमान बहुत सारे गए, मुसलमान ज्यादा हो गए, हिंदुओं की परसेंटेज कम हो गई, वहां से बहुत सारे हिंदू यहाँ वापस आ गए तो हिंदू और कम बच गए,
और वहाँ जो मुस्लिम्स गए थे उनकी संख्या वैसी बढ़ गई थी, हिंदू कम हो गए थे और हिंदू कम हो गए क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो डबल मास माइग्रेशन की वजह से परसेंटेज का अंतर काफ़ी ज़्यादा हुआ था। एक फैक्टर ये भी है इसमें, बाकी सब तथ्यों को खारिज नहीं कर सकते, वो भी हैं, पर केवल वो नहीं है। और गलतफहमी तब होती है जब हम मानते हैं कि केवल वो तथ्य हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा है बाध्यकारी संपर्क, यानी कि जी हाँ, हो सकती है, लेकिन लोग आमतौर पे ना दूसरे धर्म से शादी करने में ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं दूसरी जाति की तुलना में। छोड़िए ना, आपसे पूछ लेते हैं, मुझे बताओ, हाथ खड़ा कर देना चुपचाप। आप में से कितने लोग मानते हैं कि यदि आपने अपने जीवन साथी के रूप में अपने ही धर्म में किसी और जाति के व्यक्ति को चुना तो आपके पेरेंट्स हाँ बोल देंगे? हाथ खड़ा कर लीजिए, बहुत बढ़िया। और आप में से कितने लोग मानते हैं कि यदि आपने किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को चुना तो पेरेंट्स आपके हाँ कर देंगे? बस देखो, यही सब स्पष्ट हो गया। जो क्या भाई साहब ने क्या बोला? फांसी लगा देंगे, लगा लेंगे या लगा देंगे? हाँ, ये तो है ही, ये तो है कंडीशन। तो जो सर्वे हुआ अभी, उस सर्वे में रिपोर्ट ये आई कि जाति के मामले में 500 में से करीब 60-70 लोगों ने कहा कि लोग मान जाएंगे, पेरेंट्स मान जाएंगे, और धर्म की बात तो मुश्किल से 5 ने हाथ खड़ा किया। तो इंटर कास्ट मैरिज मुश्किल है, किंतु इंटर रिलीजियस मैरिज की तुलना में आसान मानी जाती है किसी भी, मतलब हमारे समाज में जनरल परसेप्शन ये है। ठीक है, तो जब संकट आएगा फिर तो लोग करेंगे, फिर क्या सारा बचेगा? जब शादी हो ही नहीं रही तो फिर करेंगे ही। भाई साहब ने बताया कि इसमें भी होता है कि मान लो लड़की दूसरे धर्म के पर IAS है तो लोग कहेंगे हाँ ये तो मानव धर्म है, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो बात ये अलग हो जाती है। भाई IAS तो अपने आप में धर्म अलग, जाति अलग, उसकी क्या बात है, लेकिन सामान्य है तो नहीं मानेंगे। कोई किसी बड़े स्ट्रक्चर पे है, किसी बड़े उसमें है, सही बात है। जैसे अगर ये भाई साहब बोले घर में कि मुझे ईसाई लड़के से शादी करने, लोग मार देंगे, तो बोले कैटरीना कैफ से करना, अरे क्या बात है भाई, करो, हमारी बहू बनेगी, तब तो लोग मारी जाएंगे, सीधी सी बात है। वही जनरल और स्पेसिफिक अंतर हो गया ना, एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी का अंतर हो गया इस मामले में, ये वही चीज है। चलिए, बीच बीच में ना आपको खुराफात सूझती बहुत ज्यादा है, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, बीच में कोई ना कोई पिंच बज जाता है कि भाई थोड़ा सा और माहौल बनाए। दूसरी चीज है बाध्यकारी संपर्क, यानी कि एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपसे कहा कि एटीट्यूड्स के खराब होने की मूल वजह है डिस्टेंस। आप जिनके बारे में गलत सोचते हैं उसकी वजह है कि आपका उनसे संवाद है नहीं, दूरी है, बहुत दूर रहते हैं। इस दुनिया की लगभग सारी समस्याओं का समाधान है संवाद, बातचीत। जिससे आपको नफरत है उससे बातचीत कीजिए, नफरत खत्म हो जाएगी। आमतौर पे लगभग हर मामले में ऐसा होगा, किसी मामले में बढ़ भी सकती है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि नफरत आपकी समाप्त हो जाएगी। तो जिन समुदायों के बीच में नफरत है, जैसे आपके दोस्त को नॉर्थ ईस्ट के व्यक्तियों से नफरत है, कुछ नहीं करना है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कीजिए कि वो मजबूर हो जाए उनमें से किसी एक व्यक्ति के साथ संपर्क में आने के लिए। बाध्य कर देना है। कैसे बाध्य करेंगे? यहाँ तो आप कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अगर आप IAS बन के चले गए मसूरी, वहां तो सरकार बाध्य करेगी आपको। मसूरी में बहुत सही होता है, जैसे 2 रूममेट यहाँ पर हैं, दोनों IAS बन गए, एकदम जय और वीरू हैं, दोनों गए हैं, एक साथ गए हैं, एक ही बस से पहुंचे मसूरी। वहां जाके बोले कि हम दोनों IAS हैं, हम रूममेट हैं बचपन से, एक ही रूम दे दो हमको। वो बोलेंगे एक ही रूम चाहिए, तो बाहर होटल बहुत सारे हैं, वहाँ चले जाओ, वहीं रहो, 4 दिन घूमो, वापस जाओ। अगर IAS ज्वाइन करना है तो ये बकवास नहीं चलती है, समझ गए? हम तो IAS हैं, बोले IAS यहाँ तो सीखने है ना, धर देंगे, तो ठीक से बात करो। वहाँ नहीं चलती धौंस। फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ रूममेट सरकार प्रोवाइड करवाती है, मतलब एकेडमी प्रोवाइड करवाती है। और नियम है कि एक राज्य के 2 लोग रूममेट्स नहीं हो सकते, एक राज्य छोड़िए, एक रीजन के भी नहीं हो सकते। अगर एक छोरा हरियाणा का, दूसरा छोरा नागालैंड का ही होगा या तमिलनाडु का होगा, बस। जिनके बारे में चुटकुले बोल बोल के बड़े हुए हो ना, वो बनेंगे रूममेट आपके। जैसे आपके चुटकुलों में तमिलनाडु चलता है, उनके चुटकुलों में आप चलते हैं। अब दोनों आमने सामने आ गए, तो एक आदमी रिमझिम नाग्याल बैठा है, कहाँ से? लद्दाख से है। सामने बैठे चौधरी सतबीर सिंह बैठे हैं सामने। अब चौधरी सतबीर सिंह और रिमझिम नाग्याल एक साथ कमरे में आ गए हैं, डम शराट्स खेल रहे हैं, इशारों से बात कर रहे हैं। भाई तो ऐसे भाषा नहीं मैच हो रही, क्या करें? भाषा मैच नहीं हो रही। खूब कोशिश कर ली चिट्ठी दे देके कि रूममेट चेंज कर दो, हमारा ठीक नहीं लग रहा हमको। पर नियम वही है कि रूम में न केवल रूममेट रहना भी इस रूम में है, प्रैक्टिकली भी चेंज नहीं करना है। और इसको बोलते हैं बाध्यकारी संपर्क। खूब रोते हैं दोनों लोग, कहाँ फंसा दिया। IAS इसलिए बने थे कि ऐसा रूममेट मिलेगा जीवन में। लेकिन 100 दिन बाद, 100 दिन का फाउंडेशन प्रोग्राम होता है, 100 दिन के बाद जब खत्म होता है ना फाउंडेशन, ये दोनों जय वीरू बन चुके होते हैं। ऐसी स्थिति होती है। और आपको जीवन में पहली बार अच्छा भी लगता है कि आपका एक दोस्त आपके इलाके से दूर का भी तो है। ये क्या मजा है कि सारे दोस्त, तुम कहाँ के? गोरखपुर। दोस्त कहाँ के? गोरखपुर। यही गोरख धंधा है। अगर सारे गोरखपुर के साथ तो फिर क्या फायदा हुआ? भाई मैं गोरखपुर का हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड तिरुचिरापल्ली से है, तब है ना मजा। और तीसरा ईटानगर से है, तब मजा है। ऐसे क्या मजा? तो बाध्यकारी संपर्क से क्या होता है कि जिनके साथ आप दूरियां रखते हैं, जिनको लेकर नेगेटिव माइंडसेट है, जब उनके साथ रहते हैं, धीरे धीरे समझ में आता है कि वो भी उतने अच्छे लोग हैं, उनका अपना पर्सपेक्टिव है। सीधी बात करो तो आप एथनोसेंट्रिक से कल्चरल रिलेटिविज्म की स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे ही कल्चरल रिलेटिविज्म आता है, आप केवल उस इंडिविजुअल के प्रति सहज नहीं होते, आप उसके साथ साथ सभी के प्रति होने लगते हैं। आपको समझ में आता है कि केवल एक वर्ग विशेष को अच्छा मानना, बाकी सबको बुरा मानना, ये ठीक बात नहीं है। ये प्रयोग अमेरिका में खूब हुआ। अमेरिका में 1950s में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी जुडिशियल एक्टिविज्म, वहाँ एक जज हुए थे जिन्होंने शुरुआत की, उनको फादर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया।
उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध जज थे। 1802 के आसपास अमेरिका को संविधान बने मुश्किल से 1787 मान लें तो 15 साल भी हुए थे, तो वो वहाँ के बन गए चीफ जस्टिस। अमेरिका में कोई जज सुप्रीम कोर्ट रिटायर नहीं होता है, वो मरता है सीधे, वहाँ रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं है। 75 ईयर्स की उम्र के बाद यदि वो खुद चाहे और गंभीर कारण हो तो रिटायरमेंट की अपील कर सकता है, तो रिटायर हो सकता है, वरना वह मृत्यु ही रिटायरमेंट का तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अगर मैं ठीक नाम याद कर रहा हूँ, जॉन मार्शल नाम था उस व्यक्ति का, उसने वहां पर एक्टिविज्म शुरू किया। भारत का सुप्रीम कोर्ट लगभग अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को कॉपी करता है बहुत सारे मामलों में। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन बार बार उठा कि समानता का मतलब क्या है, इक्वालिटी क्या चीज है, और एक ही क्वेश्चन 2 बार उठा। एक बार उठा 1950 के आसपास, एक बार उससे करीब 60-70 साल पहले या करीब 80 साल पहले उठा। सवाल यह था कि जब अमेरिका आजाद हो गया तो उसमें अश्वेत भी आजाद हुए, सीधी सी बात है। आपको यह भी पता है कि 1860s के आसपास वहां पर 3 बहुत बड़े संशोधन हुए थे जिनको रिकंस्ट्रक्शन अमेंडमेंट्स कहते हैं, और उसमें दास व्यवस्था खत्म हो गई, अश्वेतों को अधिकार मिले, जो 1860s की क्रांति मानी जाती है, जिस समय अमेरिका टूट भी गया था। फिर लेनिन की हत्या भी हुई, वो सब चीजें उस समय हुई। और उसके बाद लेनिन का अच्छा योगदान है कि उसने संविधान संशोधन करवा दिया, उसके बाद उसकी हत्या हुई। सॉरी, क्या बोल रहा हूं, लिंकन के, अब्राहम लिंकन। अब इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस ये गया कि अगर अश्वेत और श्वेत बच्चे बराबर हैं, समानता का अधिकार है, तो समानता के अधिकार की शर्त है कि अश्वेत बच्चे और श्वेत बच्चे एक साथ पढ़ें, एक ही स्कूल में पढ़ें। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा था कि इस समय ऐसा फैसला देंगे तो समाज में विरोध बहुत ज्यादा होगा। सुप्रीम कोर्ट भी समाज की नब्ज देख के फैसला देता है। अपने भारत में देखा ही होगा, हाल ही में बहुत सारे मामलों में ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि भारत में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, वो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, वही सब व्याख्याएं वहां चल रही थी। और उसने कहा समानता का मतलब ये है कि दोनों बच्चों को पढ़ने का हक है, किंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, बराबर सर की पढ़ाई मिलेगी, ये जरूरी है। इस अधिकार को खारिज कर दिया कि एक साथ पढ़े। और वही अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट 1950s के आसपास जब ये मामला फिर से उठा, उसने अपने ही फैसले को बदल के कहा कि इक्वल होने का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि सुविधाएं इक्वल हो, ऐसा माहौल भी होना चाहिए जहां इक्वलिटी हो। और तब कहा कि बच्चे न केवल पढ़ेंगे बल्कि एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ेंगे। और जब अमेरिका में ये हुआ पहली बार, वहां भी रेडिकल्स वैसे ही जैसे भारत में, ठीक वैसे जैसे जिस मुस्लिम जज ने फैसला दिया अयोध्या में, उसकी सुरक्षा खतरे में रहती है आजकल, ठीक वैसे जिन जज ने ये फैसला दिया उन पर खतरा हो गया था। और वहां के जो रूढ़िवादी व्हाइट्स थे उनको इस बात से बहुत दिक्कत थी। हालत ये थी कि जब पहली बार अश्वेत बच्चे श्वेत बच्चों के स्कूल में गए, एक कार में कुछ बच्चों को लेकर जाया गया, उसके आगे पीछे पुलिस की 8-10 गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां चली, उस कार के आसपास कई पुलिस वाले चले, तब वो कार या स्कूल वैन स्कूल तक पहुंची। स्कूल में पुलिस तैनात थी बहुत बड़ी संख्या में, वो बच्चे बैठे उस क्लासरूम में, आसपास हर तरफ छावनी जैसा मामला था, क्योंकि श्वेत और श्वेत बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर, ये हालत थी। और श्वेत बच्चे भी घर से सीख के आए थे कि गलत हो रहा है हमारे साथ, वो दूर हो रहे थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे 50 साल लगे, और 50 साल बाद उसी देश में, जिस देश में 77% आबादी व्हाइट्स की है, उस देश में बराक ओबामा राष्ट्रपति बना। ये कुछ वैसा है कि भारत में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बने, राष्ट्रपति नहीं, प्राइम मिनिस्टर। जिस दिन भारत में कोई मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये घटना उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी घटना ये थी कि अमेरिका के 77% व्हाइट पॉपुलेशन ने एक अश्वेत व्यक्ति को चुन के राष्ट्रपति बनाया। और ये तब हुआ जब 50-60 साल के प्रोसेस में मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर था, उसके बाद के प्रोसेस में चीजें बदली, और उस समय कंसेप्ट चला जिसको बोलते हैं बसिंग, BUSING। अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है बसिंग। इसका मतलब क्या है कि अश्वेत और श्वेत बच्चे एक ही बस में साथ साथ जाएंगे। ये कंसेप्ट के रूप में लिया गया कि जितना उन बच्चों के बीच में इंटरेक्शंस होंगी उतना अच्छा होगा। और कहा जाता है कि इस कंसेप्ट ने अमेरिकन बच्चों की दुनिया में रंग भेद को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मैंने कहा ना कि बच्चे शुरुआत में रंग को स्टिमुलस मानते ही नहीं है, दिमाग में भरा जाता है, और जब बच्चों को इंटरेक्शंस के मौके मिले तो धीरे धीरे वो इतने सहज हो गए। आज अमेरिका में आप देखेंगे लगभग हर स्कूल में कंपलसरी है कि हर क्लासरूम में डाइवर्सिटी होगी। अमेरिका की सबसे सुंदर बात इस समय क्या है? डाइवर्सिटी। ये उनका नारा भी है, डाइवर्सिटी। वहां के क्लासरूम्स की हालत है कि अगर 50 बच्चे हैं, 50 में मुश्किल से 30-32 होंगे अमेरिकन सिटीजन्स, 15 से 20 के आसपास होंगे नॉन अमेरिकन सिटीजन्स। उन 50 में कम से कम 4-5 चाइना के होंगे, 3-4 हिंदुस्तान के होंगे, 1-2 पाकिस्तान के होंगे, एक यहाँ का होगा, यूरोप के कुछ देशों के होंगे, लैटिन अमेरिका के होंगे। इतनी डाइवर्सिटी है। 50 में 30 गोरे होंगे, कम से कम 15 अश्वेत होंगे, कम से कम 5 मंगोलॉइड होंगे। और जो बच्चे ऐसे क्लासरूम से निकलते हैं, आप समझ सकते हैं कि उनको यूनिवर्सल सिटीजन बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्हें ग्लोबल सिटीजन बनने से कौन रोकेगा? तो ये जो कंसेप्ट है, इसलिए कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि किसी व्यक्ति का किसी समुदाय को लेकर नजरिया बहुत खराब है, उसका बाध्यकारी संपर्क करवाइए। और जहां 1 से 2 महीने वो साथ समय गुजार लेगा, आप पाएंगे कि उसके एटीट्यूड्स में सी चेंज आएगा, जमीन आसमान का परिवर्तन आएगा, ऐसा देखा जाता है। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तीसरी स्थिति होती है, इसको बोलते हैं रोल चेंजिंग, भूमिकाओं का परिवर्तन। चेंज इन रोल्स या रोल चेंजिंग कह सकते हैं इसको। बड़ा अच्छा तरीका है, खास तौर से घर के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे शानदार तरीका है। इसका एग्जांपल है भारत की महिलाएं और उनके बारे में परसेप्शन समाज का।
जैसे आपको पता है कि भारत की महिलाओं में मेरा ख्याल है, आप खुद बताएं कि कितनी प्रतिशत महिलाएं होंगी जो घर के बाहर नौकरी या व्यवसाय करने जाती हैं भारत में? अनुमान 30% महिलाएं। ये भारत की बात चल रही है, ये भारत जिसमें हम रहते हैं उसी देश की बात चल रही है, और ये 2019 की बात चल रही है, ये 3019 की बात तो नहीं चल रही। अच्छा चलिए, वर्ष 2019 में भारत में कुल महिलाओं में से कितने प्रतिशत महिलाएं घर के बाहर किसी रोजगार या व्यवसाय या नौकरी या बिजनेस के लिए जाती हैं और पैसा कमाती हैं? उनका संख्या का अनुमान क्या है आपका? 30%। देखिए मुझे भरोसा तो नहीं रहा इस बात पे 30% पे, पर आप कह रही हैं शहरी क्षेत्र, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलिए ऐसा कीजिए ना, छोड़िए ना, हम एक अनुमान कर लेते हैं, है ना, अनुमान कर लेते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुमान जब पूरे देश की बात करेंगे तो मैक्सिमम 10% पे जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? मैंने पूरे देश की बात कर रहे हैं, हो सकता है कितना? अच्छा 18 कहना चाह रहे हैं आप, 15 से 18? भरोसा नहीं जम रहा मुझे भी यार। अच्छा तुम कह रहे हो तो 15 कर देते हैं, चलो लोग ठीक लगा लेते हैं, ठीक लगा लिया, ठीक है 15% मान लेते हैं। चलिए तो 15% ऑफ इंडियन वीमेन, भारत की महिलाओं में से 15% के आसपास घर से बाहर नौकरी करती हैं, यानी कुछ काम करती हैं, उसके बाद उनको पैसा मिलता है, तो वो एक तरह से उत्पादक कार्य करती हैं, ऐसा मान लेते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम वैसा करें, करेगा तो जरूर उम्र से भी करेगा, फिर व्हाइट कॉलर ब्लू कॉलर वो भी करेगा, पर उसकी जरूरत अभी है नहीं, ठीक है, अभी के लिए इतना काफी। चलो तो महिलाओं में लगभग 85% महिलाएं वो हैं जो अपने घर के भीतर काम करती हैं, घरेलू कार्य करती हैं, ठीक, अपने घर के भीतर। और बहुत सारी महिलाएं दूसरों के घर के भीतर काम करती हैं, डोमेस्टिक हेल्प बनती हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट बनती हैं, उनको वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है। पर जो महिला अपने घर के अंदर काम करती है उसको वेतन नहीं मिलता है भारत में, और उसकी नोशनल इनकम को भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, जबकि नोशनल इनकम तो मान सकते हैं उसकी भी। पर अब तक हम सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं, तब भी इस चीज में आगे बढ़ने से बचते हैं। हम कहते हैं कि इससे जीडीपी में अवैध उछाल आ जाएगा, उससे फायदा नहीं। अब आप मुझे ये बताएं, ईमानदारी से बताइए कि भारत के पुरुषों में सामान्य परसेप्शन क्या है कि घर गृहस्थी की गाड़ी किससे चल रही है, पुरुष से महिला से? मैं आपसे ना आदर्श बातें नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारे समाज की सामान्य राय क्या है। मैं इस क्लास के बौद्धिक लोगों की सामान्य राय जानने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूँ, भारतीय समाज की सामान्य राय के मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पुरुष से चलती है, और इसका सबसे अच्छा प्रमाण पता है क्या है? एक महिला थी एन ओकले नाम की, जो फेमिनिस्ट राइटर है बहुत बड़ी, उसने एक सर्वे किया। ये यूरोप का सर्वे है, भारत के मामले में थोड़ा सा और खराब हो जाएगा। यूरोप के सर्वे में पाया कि पुरुष आमतौर पर एक सप्ताह में 40 घंटे काम करता है, ठीक है, 5 दिन 5 डे वीक होता है, 8 घंटे रोज काम करता है, 40 घंटे, सो सिंपल। और यूरोप की महिला एक सप्ताह में 77 घंटे काम करती है, ये उसका एवरेज निष्कर्ष था, 77 आवर्स, 11 घंटे प्रतिदिन 7 दिन के हिसाब से। क्योंकि यूरोप हो या अमेरिका हो, जब से महिलाओं ने बाहर नौकरी की है तब से पुरुषों ने घर के अंदर के काम में बराबर भागीदारी नहीं की है। होना तो ये चाहिए था ना कि दोनों पक्ष बराबर होते। एक जमाने में महिलाएं घर संभाल रही थी, पुरुष बाहर संभाल रहा था, महिलाओं ने काम बाहर भी संभाल लेंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे ताकि घर और अच्छा चले। पुरुष को कहना चाहिए था कि ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर घर संभाल लूंगा ताकि तुम पर दबाव ज्यादा ना आ जाए। पुरुष ये कहना भूल गया, बोला तो क्या है, बच रहा है कहने से, अभी भी बचता है, जिसका प्रभाव ये हुआ कि दुनिया भर की महिलाओं पर दोहरा दबाव इस समय है, बाहर का भी घर का भी। और जो महिलाएं घर के बाहर काम नहीं करती उनका परसेप्शन क्या है? परसेप्शन ये है, ऐसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है कि एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने गया, एक घरेलू महिला से बात कर रहा था कि जी मैं एक बैंक से आया हूं, सर्वे करना है, कुछ सवाल पूछने हैं। पहली बार तो महिलाएं दरवाजा खोलती नहीं ऐसी बात पे कि नहीं जी वो है नहीं घर पे भी, बल्कि बोलती है अभी घर पे कोई नहीं है। आपने सुना किसी महिला को सुनते हुए कि अभी घर पे कोई नहीं है, तो आवाज किसकी आ रही है? तो कई महिलाएं बोलती हैं कि अभी घर पे कोई नहीं है, तो उसको भूत प्रेत पता नहीं क्या है, कह रहा है कोई नहीं है घर पे। फिर बड़ी मुश्किल, अच्छा खिड़की खोल दो, खिड़की से मैं इंटरव्यू कर लूंगा, चिंता मत करो। तो खिड़की खुल गई, फिर उसने कहा बाहर से सवाल पूछूंगा, वो पर्दे के अंदर छिपके बोली हाँ पूछो सवाल। इसने कहा आपका नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मिसेस गुप्ता है। उसने कहा अरे भाई इसमें तुम्हारा क्या है, ना मिसेस तुम्हारा ना गुप्ता तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है इसमें? कह रही जी यही नाम है मेरा, मिसेस गुप्ता, श्रीमती गुप्ता हूं मैं। अजीब हाल है, इस बेचारी का नाम भी अपना नहीं है, ये तो मिसेस गुप्ता है। उसने कहा अच्छा ठीक है मिसेस गुप्ता, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि आप क्या करती है? जी मैं कुछ नहीं करती। नहीं मतलब आप क्या करती? नहीं मैं कुछ नहीं करती, मेरे पति करते हैं, बैंक में जाते हैं, मेरे पति बैंक में नौकरी करते हैं, मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ। क्या परसेप्शन है देखिए। यूरोप की महिला 77 घंटे काम करती है, तो भारत की महिला के 2 घंटे एक्स्ट्रा रोज के जोड़ लीजिए, कम से कम 91 घंटे हफ्ते में काम करती होगी, 13 घंटे रोज। घर में सबसे पहले उठना है, सबके लिए खाना बनेगा, सबके तामझाम होंगे, किसी को बेड टी चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, वो सब करना है, सबको तैयार करके सामान वामान पैक करके टिफिन भेजना है, फिर घर को चमकाना है, फर्श को रगड़ रगड़ के चमकाना ताकि तेल निकले जमीन के अंदर से, इतना अच्छे से धोना है फर्श को। उसके बाद स्वेटर बुनना है, वो भी काम है, सर्दियाँ आने वाली हैं। उसके बाद शाम को सामंत आएगा, थका होगा, तो चाय कॉफ़ी, उसको पकौड़े भी चाहिए साथ में चाय कॉफ़ी के। उसके पहले बच्चे आएंगे टिंगू पिंगू, उनको भी दुनिया भर का तामझाम चाहिए, मम्मी ये मम्मी वो, मम्मी आज स्कूल में ये, मम्मी आज स्कूल में वो हुआ, ये खाना, कल मैडम ने पेंटिंग मंगवाई है, मम्मी पेंटिंग बनाई बच्चों के लिए।
फिर सामंत आया, उसके लिए खाना बनाया, फिर सबके लिए खाना बना, फिर सामंत के पापा कह रहे हैं कि पैर में दर्द है, बहू पैर दबा दो, दबाना चाहिए गला, दबा रही है पैर बेचारा, पैर दबा रही है। 11-12 बज गए, फिर जाके सब सोए। उसके बाद सोई क्योंकि उसको 5 बजे फिर से उठना है अगले दिन की पूरी गृहस्थी के लिए। ये चित्र आपकी माता जी के जीवन के आसपास का है या नहीं है? उनके आसपास का चित्र है। और घर के जो नौनिहाल होते हैं ना, लड़के लोग स्पेशली, बेटे, उन्हें इतनी तमीज नहीं होती कि वो समझ पाए कि उनकी मदर की क्या भूमिका है, समझ नहीं पाते। और उनको भी लगने लगता है कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती है, काम तो पापा करते हैं, बैंक जाते हैं, मजाक है, बैंक जाते हैं। तो ऐसे मूर्खों को ठीक करने का बेस्ट तरीका है रोल चेंज कर दो। सिंपल है। सिर्फ एक दिन के लिए क्या करना है, बेटे को बोलने कि बेटा आज तुम माँ की जिंदगी जियो और माँ तुम्हारी जिंदगी जिएंगी एक दिन के लिए। बेटा हीरो 7 दिन कर लो, हाँ 7 दिन कर लो, कोई बात नहीं, शुरू तो करो 7 दिन, आज से शुरू करते हैं। कितने घंटे में बेटा टाइम बोल जाएगा? 1 से 2 घंटा होते तो टाइम बोल जाएगा एकदम, क्योंकि शुरुआत होगी सुबह 5 बजे से। 5 बजे अलार्म बजेगा, उठेगा ही नहीं। उसको उठाने के लिए माँ चाहिए पहले तो। और एक दिन अगर बेटे ने माँ बनकर देख लिया ना, नानी मर जाएगी उसकी। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ऐसे ही जिस सामंत को लगता है कि उसकी पत्नी काम नहीं करती है, सामंत को बोलो कि एक दिन अपनी पत्नी वाले सारे काम करके देख ले, एक दिन केवल। और एक दिन के लिए अपने सामंत को बोलना, और एक दिन के लिए उसकी पत्नी उसके पति वाली जिंदगी जी के देखे। हाँ, आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है भाई, समझ में आ रहा है, ये वैसे ही समझ में आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में किसी किसी मात्रा में दूसरा पक्ष भी है, थोड़ी सी मात्रा में रिवर्स भी होता है, ऐसा थोड़ा कि सारा एक तरफा होता है। आप मेरी बात समझ गए? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या वर्ग के कंट्रीब्यूशन को लेकर असंवेदनशील हो, सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी भूमिका बदल के देखिए। जैसे आप लोग बहुत नाराज होते हैं ना कि ये नियम चेंज करो, वो नियम चेंज करो, कुर्सी पे हम कुछ भी रखें हमारी हो जाएगी। ये सब आप इसलिए कह पा रहे क्योंकि आप उस तरफ हैं, और जीवन में बहुत जल्दी साल 2 साल 3 साल में इस तरफ कहीं ना कहीं आ जाएंगे, टेबल की इस तरफ आ जाएंगे। जब आप नियम बनाएंगे और जितने छठे हुए आप हैं, आपसे बड़े छठे हुए सामने आएंगे, उस समय वो नियम तोड़ेंगे और आपका जीना मुश्किल कर देंगे उस समय। और उसमें आप सोचेंगे यार इसे कैसे समझाऊं, बस ये याद नहीं आएगा कि 4 साल पहले कोई और सोच रहा था आपके बारे में ऐसा ही। कोई भी नियम ऐसे कैसे बनेगा जिस नियम से सबको फायदा हो जाए? कैसे कर सकते हैं? अंतर सिर्फ इतना है कि आपकी भूमिका नियम उखाड़ने की है या नियम बनाने की है। जिस दिन बनाने की आएगी उस दिन समझ में आ जाएगा। और इसलिए ऐसा स्कूलों में होता है, कभी बच्चों को टीचर बनाए दें एक दिन के लिए, चलो बेटा एक दिन टीचर बनो, और तुम्हें लगता है ना टीचर बहुत परेशान करते हैं, संभालो जरा क्लास पर, मैं आधे घंटे में समझ आ जाता है, कोई नहीं सुनता किसी की बात। तो रोल चेंजिंग एक तरीका है जिससे एटीट्यूड्स को चेंज करना बहुत आसान माना गया है। स्पष्ट एकदम? चलिए, चौथी बात जिसको एक शब्द परसुएशन को हम लेंगे। परसुएशन से पहले मैं एक छोटा सा और बिंदु लेता हूं, फिर उस पर आ जाएंगे। इसको बोलते हैं चेंज इन ग्रुप सिचुएशंस। चेंज इन ग्रुप सिचुएशंस, इसके 2 मतलब हैं। ये बात सही भी है कि किशोरावस्था में या उसके आसपास के समय में हमारी संगति बहुत ज्यादा असर डालती है हमारे व्यक्तित्व पे। हम किस समूह में हैं, हमारे ग्रुप में किस तरह के लोग हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो यदि किसी व्यक्ति के ग्रुप को आप बदल सकें या ग्रुप में उसकी पोजीशन को बदल सके, 2 चीजें हैं, या तो ग्रुप चेंज कर दीजिए या उसके ग्रुप में उसकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए, और आप पाएंगे कि उसके एटीट्यूड्स में जमीन आसमान का अंतर अपने आप आ जाएगा। ये कुछ वही चीज है जो मैंने कहा था शुरू में, बाध्यकारी संपर्क, जैसे ग्रुप बदलने वाली बात है। एक ऐसा ग्रुप जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है, ऐसे ग्रुप में किस तरह के एटीट्यूड्स का खतरा ज्यादा है? जो एक तरफा हो, संकीर्ण हो, रूढ़िवादी हो, कट्टर हो। जैसे ग्रुप में डाइवर्सिटी आ जाएगी वैसे ही कैसे एटीट्यूड बनेंगे? जिनमें लचीलापन होगा, डायनामिज्म होगा, यूनिवर्सैलिटी होगी, ये होगा। तो ग्रुप बदलने से, इसका एग्जांपल कुछ नहीं, इस छोटे कस्बे शहर से, गांव से कोई बच्चा निकला और चला गया डीयू में या जेएनयू में चला गया, तो अब उसके एटीट्यूड्स में चेंज आएगा। देखो आईआईटी में जाके एटीट्यूड्स में बहुत चेंज नहीं आता है, उतना स्कोप नहीं है, आता तो है ही। इसलिए आप देखेंगे, एक बहुत ही भद्दी बात मैंने कुछ साल पहले सुनी और मैंने उसके बाद अखबार में पढ़ी भी, और आईआईटी के मेरे कुछ दोस्त जो वहाँ पढ़ाते हैं उनसे मैंने पूछा भी एक बार। आईआईटी के हॉस्टल्स में जातिवाद चरम स्तर पर दिखता है। और आपने ये भी सुना होगा कि आईआईटी के हॉस्टल्स में कई बार ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने जातीय आलोचनाएं सुनते सुनते आत्महत्या कर ली। ऐसा एक प्रसंग नहीं, ऐसे कई प्रसंग हैं। मैं दिल्ली आईआईटी की बात कर रहा हूँ, मतलब हर जगह होता है। दिल्ली जो कि माना जाता है कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्थान होना चाहिए, वहाँ भी ऐसा होता है। मेरी तो इस बात में आस्था रत्ती भर नहीं है कि किसी आईआईटी के व्यक्ति का दिमाग खुला हुआ होगा ही होगा, बिल्कुल रत्ती भर भी आस्था नहीं है, क्योंकि दोनों अलग बातें हैं। आप आईआईटी में हैं, इसका एक ही मतलब है कि आपका आईक्यू शानदार है। आईक्यू शानदार होने से एम्पैथी अच्छी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लिंक अनिवार्य लिंक नहीं है। इसलिए आईआईटी से पढ़ा हुआ नफरती व्यक्ति अगर देखे तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, और आईआईटी से पढ़ा हुआ शानदार व्यक्ति देखे तो भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि आईआईटी में होने की क्षमता और नफरती या शानदार व्यक्ति होने की क्षमता अलग अलग है, जिनमें कोरिलेशन अनिवार्य नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरा अनुमान है कि डीयू के हॉस्टल में या जेएनयू के हॉस्टल में इस बात की संभावना आईआईटी की तुलना में लगभग 0 के आसपास होगी कि वहां जातीय आधार पर इस तरह के हमले हों। उसकी तुलना में हो सकता है वो एलिमेंट रहता होगा, अंदर रहता होगा, एक जाति के लोग थोड़ा गुटबाजी करते होंगे, वो सब होता होगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर थोड़ा काम करती है। और इसमें भी डीयू में जितनी संभावना है, जेएनयू में उससे भी कम संभावना है,
क्योंकि जो यूनिवर्सिटी आपके एटीट्यूड्स को चेंज करने के लिए माहौल बनाएगी वो माहौल डेफिनेटली अलग होगा। जो आपकी आईक्यू को फोकस करेगी वो आपके सोशल जो साइकोलॉजी है, सोशल इंटेलिजेंस है, उसको बेहतर बनाएगी, इसकी गारंटी नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि आपका ग्रुप बदलने से यदि कोई व्यक्ति, देखिए कोई अच्छा विश्वविद्यालय आमतौर पर कुछ करता नहीं है, इसको ठीक से समझ लेना है। आमतौर पे उस यूनिवर्सिटी का माहौल जो है, ऐसा कहा जाता है कि किसी विश्वविद्यालय में टीचर्स की भूमिका मुश्किल से 20, 15, 25% होती है जितना आप वहां सीखते हैं। आपके सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा भूमिका उस माहौल की है, बाकी स्टूडेंट्स की है, उस डाइवर्सिटी की है, उस 24 घंटे की प्रक्रियाओं की है जो क्लासरूम के बाहर भी लगातार चलती रहती है। और इस वजह से जहां ये माहौल अच्छा होगा वहां डेफिनेटली इस ग्रुप एफिलिएशन की वजह से उस व्यक्ति का मिजाज चेंज हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि ग्रुप में स्थिति बदलने से बात बदल जाए। जैसे आप सोच के देखिए कि एक बच्चा बहुत छटा हुआ टाइप का बच्चा है, ठीक है, तो छटा हुआ बच्चा है, चुना हुआ नहीं है, छटा हुआ है, ठीक, और इसकी उम्र, आप सबको लग रहा है मैं आपके बारे में कह रहा हूँ, नहीं आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, कोई और है, एक छटा हुआ बच्चा है, उसकी उम्र मान लीजिए 18 साल हो गई है और पूरा जमाना परेशान है उससे। लोग अपने अपने घर में कहते हैं कि बेटा बाहर मत जाओ वरना वो आ जाएगा। इतना छटा हुआ है, इतना खौफ पूरे इलाके में उस बच्चे का है, इतना बदमाश टाइप का है। चलते चलते कोई दिखा मार दिया उसको, किसी बाइक खड़ी उसकी हवा निकाल दी, कोई कार खड़ी लात मारी करके, कार से आवाज, जो यहाँ पर नहीं कर रहा था 3 दिनों से, वैसा ही कोई है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का बच्चा है, बदतमीज एक नंबर का। कोई अंकल आंटी बोले बेटा हमारे पास, क्यों सुनो बुढ़े चल, ऐसे बात करता है, बात करने की तमीज उसको नहीं है, सेंस नहीं है जरा सी भी, कोई सेंसिटिविटी नाम की चीज नहीं, सेंसिबिलिटी नहीं है। कोई कुत्ता सड़क पर दिख गया उसको लात मार दिया, वो पी करता, वो भागा, उसको इसी सब में सुख मिलता है ना। ऐसे लोगों को सैडिस्ट बोलते हैं, दूसरों को पीड़ा देकर सुख प्राप्त करने वाले लोग, इस तरह का व्यक्ति है, सैडिस्ट है। उसके पापा अमीर आदमी है, बेटे को बोलते हैं कि ठीक है बच्चा मस्ती कर रहा है, कोई बात नहीं, समय आने पे मैच्योर हो जाएगा, जैसा कि पेरेंट्स सोचते हैं। वो अपने परिवार में एक छोटा बच्चा है, उसके 2 बड़े भाई हैं, वो छोटा भाई है। अचानक एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में जो उससे बड़े हैं, मान लीजिए पापा हैं, सब अकेला बेटा, मान लीजिए इकलौता बेटा है, अचानक क्या हुआ, उसके फादर की डेथ हो गई, एक्सीडेंट से हो गई, ठीक है। तो हो ही सकता है कि उसके फादर की इजाजत थी, अचानक कुछ हुआ, मौत हो गई। और ये अनबिलीवेबल सी बात थी, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट तो उम्र देख के होती नहीं, एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है। अभी 10 दिन पहले 4-5 साल का एक बच्चा सरकारी स्कूल में भोजन बन रहा था, छत पे खेलते खेलते अचानक पैर फिसला, उस खोलते हुए कढ़ाई में गिर गया जिसमें सबके लिए खाना बन रहा था, उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट तो उम्र देख के नहीं होता ना, किसी का भी हो सकता है। और ऐसे बच्चे तो कितने हैं जो किसी उसमें गिरते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज को, गड्ढा नहीं, गड्ढा तो मैं बोल दूंगा, उसका असली नाम बताओ क्या होता है, बोरवेल। हाँ, बोरवेल में गिर जाते हैं और उसके बाद नहीं बच पाते, ऐसे तो कई प्रसंग हैं। तो इस बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में अचानक। अब आपको ये बताना है, और इसके घर में इसकी माँ है, इसकी 2 छोटी बहनें हैं, ये सबसे बड़ा है। इसके एटीट्यूड्स एक दिन पहले तक जो थे और इस घटना के एकदम बाद जो होंगे, उसमें कोई अंतर दिखेगा या नहीं दिखेगा आपको? हल्का फुल्का है, जमीन आसमान का, जमीन आसमान का। आप जिस ग्रुप में है, प्राइमरी ग्रुप में, यदि उसमें आपकी पोजीशन चेंज हो जाए, जो अब तक अपने पिता के आसरे बदमाशियां कर रहा था, अब अचानक लोग उसको देख रहे हैं कि ये परिवार को संभालेगा, इसको बोलते हैं जिम्मेदारियां आ जाना। और जैसे ही जिम्मेदारी आती है वैसे ही उस व्यक्ति का एटीट्यूड कई चीजों को लेकर चेंज हो जाता है। मतलब जो 18 की उम्र में बाइक यूं चलाते हैं, ऐसे ऐसे करके, बाइक कितने कोण तक जा सकती है ऐसे देखते हैं, देखते गिरे नहीं, देखते गिरे नहीं, ऐसे करके चलाते हैं ना बाइक, देखा होगा आपने भी कि बाइक यूं चलाने के लिए होती है, लेकिन ऐसे करके ऐसे हो जाती है बाइक। क्या बोल रहे, चलाइए आपने, चलाते हो ऐसे बाइक? अच्छा, कितने लोग चलाते हो ऐसे बाइक? बहुत बढ़िया। जब अकेले तो तभी, कोई पीछे हो तब? अकेले चलाते हो, इसीलिए ऐसे चला रहे हो, ऐसे ऐसे। कोई होगा हाथ छोड़ के और पैर भी छोड़ के? क्या बात है। ऐसे एक बच्चा था, साइकिल चला रहा था जोर जोर से, सामने कोई लड़की खड़ी थी, उसको देख रहे थे, देखो मेरे हाथ नहीं है, हाथ छोड़ दिया, फिर पैर भी डालिए पैडल से, देखो मेरे पैर भी नहीं है, तो धाड़ से गिरा नीचे, फिर उसके बाद दांत भी नहीं है। तो ऐसे ही होता बेटा, ध्यान रखना। तीसरा वाक्य किस दिन मुंह से निकलेगा? 2 तो निकल रहे होंगे अभी। क्या ठीक है, आपकी उम्र में तो ये सब जरूरी भी है ना, थोड़ा ऐसे सही चलाओगे बाइक तो फिर बुढ़ापे में चलाओगे क्या? चलिए, तो कल आपने ट्राई किया बाइक या साइकिल दीवार में मार के देखी? बिना साइकिल के मार दिया? अच्छा, साइकिल को तेज चला के धक्का दे दिया उसको, ठीक, गुड। अगली चीज है परसुएशन। परसुएशन और परसुएशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, जिसको हम विस्तार में समझेंगे, इस पे अलग से प्रश्न आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। परसुएशन जैसा ही एक शब्द होता है प्रोपेगेंडा। परसुएशन एंड प्रोपेगेंडा, ये एक प्रकार का गेंडा होता है। पहली बार में सुन लगता है कि गेंडों का एक प्रकार होगा, तो एक प्रकार का प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है बताइए, जोर से बोल दो। PROPOGANDA, प्रोपेगेंडा, ठीक है, प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? नहीं, प्रोपेगेंडा नकारात्मक होना जरूरी नहीं है, ना ना ना। प्रोपेगेंडा एक प्रकार का परसुएशन है। हाँ, प्रोपेगेंडा एक प्रकार का परसुएशन है जिसमें बहुत बड़ा तंत्र एक साथ काम करता है। सोची समझी रणनीति के तहत बहुत बड़ा तंत्र जब एक साथ पूरे समाज के विचारों को कंट्रोल करने का प्रयास करे, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। तो मैं इसको एक ही मान के चल रहा हूं, क्योंकि प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है, एक व्यवस्थित बड़े पैमाने का परसुएशन का प्रयास है।
तो जब अगर पूछे आपसे प्रोपेगेंडा क्या है, परसुएशन वाली सारी बातें लिखेंगे तो उसके बाद बन जाएगी। इसको अलग से पढ़ेंगे। एक अंतिम बात अभी नोट कर लें, फिर उस पर आते हैं वापस। वो है पर्सनैलिटी के चेंजेस। किसी का एटीट्यूड बदलने में एक फैक्टर हो सकता है कि उसके पर्सनैलिटी में ही कोई चेंज आ जाए। और पर्सनैलिटी में चेंज तो किसी वजह से आ ही सकता है जीवन में। जैसे हो सकता है उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए, हो सकता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। तो नीचे 2-3 शब्द लिख लीजिए, जैसे रुचियों का परिवर्तन हो जाना, जैसे परिपक्वता का परिवर्तन होना, समझदार व्यक्ति हो गया। तो जैसे जैसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बदलेगी, मान लो पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट होने लगा किसी वजह से, पहले गैर जिम्मेदार था, अब जिम्मेदार होने लगा, तो व्यक्तित्व के हर परिवर्तन के साथ उसके एटीट्यूड में चेंज आता है। इसलिए एक तरीका ये भी होता है स्टडी करने का कि उसकी पर्सनैलिटी के चेंज को आप थोड़ा सा मेजर करते रहें। ठीक है, चलिए अब आइए परसुएशन पर, जो कि अपने आप में स्वतंत्र प्रश्न है। इसका मतलब, इसका एक मतलब तो ये है कि पर्सनैलिटी जैसे जैसे चेंज होगी, जैसे उम्र के साथ चेंज होती है। आप यूं बताएं कि आपके अभी जो एटीट्यूड्स हैं और जो एटीट्यूड्स आज से 10-12 साल पहले थे, क्या वो एक जैसे हैं, उसमें अंतर हो गया है? 15 साल पहले या 12 साल पहले जैसे आपके एटीट्यूड्स थे, आज वैसे ही हैं या चेंज हो गए हैं? चेंज हो गए हैं, सीधी सी बात है। मैंने आपसे एक बार एक वाक्य बोला था, परिपक्व होने के बहुत सारे अर्थों में से एक अर्थ ये भी है कि आप हर 10 साल बाद इस बात पर हंस सकें कि 10 साल पहले आप किसके लिए जान दे रहे थे। समझ रहे पूरी बात? अगर ये पूरी बात समझ रहे हो तो फिर आप 10 साल बाद हंस नहीं पाएंगे, पर अब 10 साल बाद फिर हंसेंगे। इसका मतलब अभी ठीक से नहीं समझ रहे हैं, तब समझेंगे। तो 3 साल का बच्चा किसके लिए जान दे रहा है? भाई साहब कहाँ ऐसे कैसे कहाँ खोए हुए हो? डरो मत यार, इतनी गहरी बात नहीं है। आप सोच रहे कितनी गहरी बात है। 3 हैं, हाँ, 3, 4, 5 साल की उम्र में बच्चा खिलौनों पे जान दे रहा है। 15 साल में समझ रहे हैं आप। 25 साल में वो व्यक्ति करियर के लिए जान देने लगता है। अगर पहले वाला जानवर मालूम निपट गया हो तो करियर पे जान दे रहा है। मामला वहीं फंसा है तो फिर ठीक है, 2 साल में बेर चलेगा। 35 साल का व्यक्ति जीवन में सुरक्षा के लिए जान देता है कि चीजें बैलेंस में आ जाए, सुरक्षित हो जाऊं, परिवार है, नौकरी है, एक सुरक्षा बन जाए। 45 साल का व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि अब उसको पता है पहली बार हड्डियों से आवाज आनी शुरू हो जाती है उस समय तक। 55 का व्यक्ति इंश्योरेंस को लेकर सजग रहता है कि ठीक ठाक मिल जाए बाकी लोगों को जब जाऊं तो। ऐसे ही होता है। और एटीट्यूड्स क्यों नहीं चेंज होंगे? जैसे जैसे उम्र बदलेगी वैसे स्वभाव बदल जाता है, एटीट्यूड्स बदल जाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई अलग परिवर्तन आ जाए उम्र के अलावा, तो वो भी, जैसे ऐसे कई लोग होते हैं जो एक उम्र तक एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाद में इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट होते ही उसे कई वो चीजें खराब लगने लगेंगी जो पहले अच्छी लगती थी। सीधी सी बात है। जैसे वही पार्टी वार्टी में जाना, एक दौर ऐसा होता है। जैसे कई लोग एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट हुए होंगे आप में से भी, बताओ कौन कौन है जो पहले खूब एक्सट्रोवर्ट थे अब इंट्रोवर्ट हो गए हैं? ऐसे लोग देखिए, ऐसे हैं करीब 50 लोग दिख रहे हैं। और इसका उल्टा एग्जांपल कम होता है कि पहले इंट्रोवर्ट थे एक्सट्रोवर्ट हो गए, ऐसे भी होते हैं, कम होते हैं। कितने हैं आप में से पहले बहुत इंट्रोवर्ट थे एक्सट्रोवर्ट हो गए हैं? हाँ, तो ये करीब 10-12 लोग हैं। ठीक है, अनुपात इतना ही होता है। तो जो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट होगा उसे कुछ चीज़ों में रुचि आने लगेगी, उछलना कूदना, खेलना, बाहर जाना, आउटगोइंग हो जाना। इस बात पे संजय जी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। इस बात पे इनकी बत्ती सी पूरी बाहर आ रही, निकल गए। इतनी खुशी हो रही है इस बात से कि आप पहले इंट्रोवर्ट थे। आप कौन से वर्ड से पहले हैं? इंट्रो थे। अच्छा, अब एक्सट्रो हो गए हैं। अच्छा, ठीक। चलिए, तो आपको समझ में आई बात? तो व्यक्तित्व का परिवर्तन उम्र के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हो तो एटीट्यूड में चेंज आ सकता है। अब आइए परसुएशन पर। परसुएशन को लेकर 3-4 बातें समझेंगे। एक तो यही कि ये क्या है, और फिर कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। इसको पढ़ने के 2 लेवल्स रहे मनोविज्ञान में। एक है शुरुआती अप्रोच क्या थी और एक आजकल की अप्रोच क्या है। दोनों को समझेंगे, फिर जैसा प्रश्न आएगा उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कौन सी अप्रोच पूछी जा रही है। एक तो ये कि परसुएशन क्या है, और परसुएशन के कुछ एग्जांपल्स लेके समझ सकते हैं इसके उदाहरण क्या क्या हैं। मैंने कल आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, वो आज फिर से दोहरा लेंगे तो आपके कागज पे बात आ जाएगी लिखी हुई। और इसके जो अध्ययन के विभिन्न स्तर क्या हैं, अध्ययन के स्तर कह लीजिए, अध्ययन के 2 विभिन्न मतलब फेजेस हैं, चरण हैं। तो सबसे पहली बात, परसुएशन क्या है? कुछ नहीं है, किसी को कन्विंस करने की प्रक्रिया परसुएशन है। एकदम सिंपल है। आम भाषा में कहेंगे इसको, किसी को अपनी बात से सहमत करने की प्रक्रिया है। आप आम भाषा समझ पाए? किसी के एटीट्यूड को बदलने के लिए किया गया सायास कम्युनिकेशन। ऐसा कोई भी संप्रेषण तो क्या है? एक संप्रेषण है। संप्रेषण शब्द कौन से शब्द का अनुवाद है? कम्युनिकेशन। तो पहली बात है कि संप्रेषण होना चाहिए, और ये संप्रेषण ऐसा वैसा नहीं है कि मतलब कुछ भी है, ये सायास होना चाहिए। सायास मतलब बाई चांस हो गया, ये नहीं, सोच समझ के हो रहा है। तो ऐसा कोई भी कॉन्शियस एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन जिसका उद्देश्य किसी की अभिवृत्तियों को बदलना हो, तो अभिवृत्तियों के परिवर्तन की ओर लक्षित किसी भी प्रकार का सायास संप्रेषण कहलाता है परसुएशन। ठीक, संप्रेषण के नीचे क्या है? सायास। साया नहीं है, सायास है।
क्योंकि साया से लगता है कि कुछ खतरनाक मामला है। सायास का मतलब अनायास का विपरीत, ठीक है। अनायास, आयास का मतलब है सोचना, कॉन्शियस माइंड से। स प्लस आयास का मतलब सोच समझ के, अनायास मतलब बिना सोचे समझे। तो सोचा समझा, होशो हवास में, सायास का मतलब जो पूरे होशो हवास में किया गया हो उसको बोलते हैं सायास। तो किसी की अभिवृत्तियों को बदलने के लिए किया गया कोई भी सायास संप्रेषण कहलाता है परसुएशन। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इन्होंने एक शब्द बोला कि क्या ये किसी को इन्फ्लुएंस करना ही है। ठीक बात है। आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या करेंगे? आप उसके विचारों को बदलने का प्रयास करेंगे, उसकी राय को बदलने का प्रयास करेंगे। तो इन्फ्लुएंस करना एक सेंस में परसुएशन के माध्यम से ही संभव होता है। इन्फ्लुएंस तो बिना उसके भी कर सकते हैं। जैसे आपने किसी को अगर तो झापड़ मार दी, उस पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा, ठीक पड़ा, एकदम चेहरा लाल हो गया उसका। पर ये आपने उसको समझा बुझा के नहीं किया। खुद को मार रहे थे भी? नहीं, अच्छा, मतलब खुद को मार के देख रहे हैं। नहीं, ऐसा इसको आत्महिंसा माना गया है। अच्छी बात नहीं, दर्शन बुरी बात मानी गई है। तो इन्फ्लुएंस करने के और भी तरीके हैं। मार पिटाई, किसी को गाली दे दी, किसी के साथ और बदतमीजी कर दी, कुछ भी कर दिया, किसी की संपत्ति छीन के भाग गए, इन्फ्लुएंस हो गया वो व्यक्ति, प्रभावित तो हो गया। लेकिन इन्फ्लुएंस करने के बहुत सारे तरीकों में से एक है कि आपने उसको समझा बुझा के उसको अपनी राय से कन्विंस कर लिया। तो जब आप किसी को अपनी राय से कन्विंस कर लेते हैं तो ये प्रोसेस है परसुएशन। और परसुएशन के लिए इसलिए कहते हैं कि परसुएशन यहाँ या वहाँ नहीं होता है, हर जगह होता है। दुनिया में जहां देखेंगे, पूरे संसार में इसके उदाहरण बिखरे हुए हैं। संसार भर में इसके उदाहरण देखे जा सकते हैं। अब आप वो सारे एग्जाम्पल दिमाग में ले आइए जहां कभी भी किसी ने आपकी राय को बदलने का सायास प्रयास किया हो। ऐसी सबसे पहली कोशिश कौन करता है जीवन में? पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स बचपन से आपको उन चीजों के लिए बहुत डांटते हैं जिनके लिए उन्होंने भी डांट खाई थी और वो भी नहीं सुधरे थे उस जमाने में। बाद में सुधर गए थे, लेकिन उस समय नहीं सुधरे थे। तो ऐसा करो, ये मत करो, गुड बॉय, बैड गर्ल, ये करो, वैसा करो। ये सब क्या है? परसुएशन है, समझाना बुझाना, है ना। उसके बाद जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मास्टर लोग या टीचर लोग यही करते हैं। सॉरी, टीचर लोग मेरा मतलब, तो जो टीचर्स होते हैं वो भी ऐसा करते हैं। मास्टर लोग यही करते हैं कि बेबी ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, ये गलत बात है, डंडा मारेंगे तुम्हें। तो वो भी क्या है? अच्छे तरीके से या डरा धमका के, डराने धमकाने वाला छोड़ दीजिए, जहां समझा के करते हैं उसको बोलेंगे परसुएशन है। ठीक, ये भी है, कुछ और भी है इसके अलावा। दोस्त वोस्त करते हैं परसुएशन। असली ज्ञान तो वहीं से आता है। तो पीयर ग्रुप ये भी परसुएट करता है, रात दिन परसुएट करता रहता है। चल चल चलते हैं, आज चल। आमतौर पर गलत कार्यों के लिए करते हैं दोस्त लोग, इसलिए दोस्त होते हैं। हाँ, परसुएशन गलत के लिए भी हो सकता है। परसुएशन अनिवार्यतः अच्छे काम के लिए हो, ऐसा नहीं है। परसुएशन किसी भी चीज के लिए हो सकता है, अच्छी हो या बुरी चीज हो। परसुएशन तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप कहाँ अप्लाई करेंगे आपकी चॉइस की बात है। और दोस्त वो है जो प्रायः गलत चीज के लिए परसुएट करे, या उल्टा कर लीजिए, जो प्रायः गलत चीज के लिए परसुएट करे उसी को दोस्त कहा जाता है। ये परिभाषा भी कह सकते हैं उसकी। ये बात सही है क्या? सच्चे दोस्त गलत काम के लिए उकसाते हैं? नहीं उकसाते, नहीं उकसाते, है ना? वही है ना सारे। हाँ, आस्तीन के साथ। चलिए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, पीयर ग्रुप हुआ। 2-3 एग्जांपल और दो, और कौन-कौन परसुएट करता है? ये बताइए कि इलेक्शन के समय जो लीडर्स अपनी स्पीच देते हैं उसका पर्पस क्या होता है? तो पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। इसी प्रकार से जो विज्ञापनों की भाषा है ना, तो विज्ञापन भी क्या करते हैं? परसुएट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट्स, वो एडवर्टाइजमेंट चाहे टेक्स्ट में हो, चाहे ऑडियो विजुअल हो, रेडियो वाली हो, कोई भी विज्ञापन अपने आप में परसुएशन का ही एक प्रयास होता है। क्या बात है, छोरे बागपत का छोरा, एक तरफा प्यार भी परसुएशन होता है। कैसे? समझाओ जरा, कैसे होता है? हाँ हाँ, तो हाँ, ठीक है, हाँ, तो हाँ, अच्छा, ऐसी बात के जवाब में मेरा एक बेटा है छोटा सा, तो पता क्या बोलता है? कुछ भी, वट एवर, कुछ भी का मतलब कुछ भी। कह रहे एक तरफा प्यार भी तो परसुएशन है। भाई साहब, ज्ञान संभाल के रखो, बिखर रहा है, ज्यादा हो गया, टपक रहा है बाहर, छलक रहा है, संभाल के रखो। क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। क्या एक तरफा प्यार एक संप्रेषण है? और पहले क्या बताया कि इसके लिए क्या होना जरूरी है? ये पानी का गिलास, ये देखो, ये परसुएशन है। मेरी मर्जी, कुछ भी बोलूं, ऐसे नहीं होता है। ठीक, चलो, मतलब भाव ये है कि परसुएशन होने की पहली शर्त है कि संप्रेषण तो हो। प्रेम तो भावना है। किसी के मन में भावना आ गई, आपके परसुएशन हो गया। परसुएशन नहीं हुआ, भावना ही है। छोड़े, थोड़ा धैर्य रख। हाँ हाँ, कन्विंस करना वही बात है, एकदम पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलो। हाँ हाँ हाँ, परसुएशन की कोशिश तो की ही ना भाई। सफल हुआ नहीं हुआ अलग बात है, पर जो प्रोसेस है वो परसुएशन है। सफल हुआ कि नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन प्रोसेस वही है, कोशिश वही है। हाँ, धर्मगुरु, अरे वाह, क्या बात है। तो आप कह सकते हैं झासाराम, सॉरी आसाराम बापू। आप किसी, मैं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है मुझसे, मेरे ऐसी नियत नहीं होती है, मैं तो बड़ा सम्मान करता हूँ सब लोगों का, लेकिन स्लिप ऑफ टंग से ऐसा हो जाता है। ठीक है, कोई धर्मगुरु है, आप कह लीजिए। चलिए, ये सब हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो।
चलिए, दो बातें स्पष्ट हो गई। पहला, परसुएशन क्या है, और दूसरा क्या है, परसुएशन के एग्जाम्पल दुनिया भर में बिखरे हुए हैं और वो आपके आसपास हमेशा होता रहता है, चाहे वो बोल के हो, दृश्य के रूप में हो, टेक्स्ट के रूप में हो। किताबें भी तो परसुएशन है ना। एक इसमें लिखिए किताबें, अगर आपने मोटिवेशनल टॉक्स हैं, स्पीकर्स हैं, वो सब भी परसुएडर्स हैं। ऐसा आपके जीवन में कभी तो हुआ ही होगा ना, कोई एक किताब पढ़ के आपके विचार बदले होंगे। अगर किसी किताब को पढ़ के आपके अंदर कोई भी पक्ष बदला है तो इस समय किताब ने आपको परसुएट कर लिया, लेखक ने किताब के माध्यम से परसुएट किया आपको। तो परसुएशन का प्रोसेस 24 घंटे, सोने का समय निकाल दीजिए, 17 घंटे दिन में कम से कम चलता रहता है, ऐसा दिमाग में रख के चल सकते हैं। चलिए, अब देखिए कि इसका अध्ययन मनोविज्ञान में किस प्रकार से हुआ है। देखिए, मुझे अब तक ना पढ़ाते हुए करीब 20-21 साल हो गए और मैंने एक साल में एवरेज कम से कम 400 क्लास तो ली होंगी। तो 400 गुना 20 करेंगे तो करीब 8000 क्लास का अनुभव मुझे है। पर इतना मुश्किल बैच मैंने पहली बार देखा है। मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं जितनी कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से कोई एनर्जी पैकेट उड़ जाता है, अचानक अपना ज्ञान आ जाता है, नया सिद्धांत आ जाता है। बड़ा टफ बैच है, लेकिन सीख रहा हूँ मैं भी इसी बहाने सीख रहा हूँ। तो हाँ, सरकारी भी, प्राइवेट भी, विज्ञापन, कोई भी विज्ञापन, यहाँ तक कि शादी का विज्ञापन भी, हर विज्ञापन, क्योंकि भारत के हर विज्ञापन में लड़की स्लिम और सुंदर और गोरी ही होती है, तो वो भी एक परसुएशन है। हाँ, जॉब में भी हर तरह का विज्ञापन, वटएवर। सरकारी विज्ञापन भी क्या है, आप नेवी के विज्ञापन देखिए, आर्मी के विज्ञापन देखिए, वो तड़प रहे हैं कि अच्छे ऑफिसर मिल जाए, उनको मिल ही नहीं रहे। एयरफोर्स का विज्ञापन आप फिल्मों में जाएंगे वहां दिखेगा, क्योंकि एयरफोर्स देगी आपको ऐसा करियर, ऐसा एडवेंचर जो कहीं और नहीं मिलेगा। ये क्या है, परसुएशन है कि भाई एयरफोर्स में आओ, क्योंकि लोग आए नहीं रहे वहां पर। तो जहां भी कोई रिक्वायरमेंट है वहां लोगों को परसुएट करने के लिए विज्ञापन तो आएंगे। तो सरकार भी तो एक एजेंसी है ना, उसको भी अच्छे लोग चाहिए काम करने के लिए। वो क्यों चाहेगी कि आईएएस में खराब लोग आ जाए, अच्छे लोग चाहिए उनको। और जब अच्छे लोग चाहिए तो वो विज्ञापन इस तरह से देंगे कि उससे लोग प्रभावित हों, सीधी सी बात है। परसुएशन का अध्ययन 2 अप्रोचेस से होता है। जिस अप्रोच से पहले हुआ उसको तो जनरली अर्ली अप्रोच ही कह देते हैं, यानी कि आरंभिक दृष्टिकोण जो था उसका, शुरुआती नजरिया, द अर्ली अप्रोच उसको बोलते हैं। और 1990 के आसपास तक इसी अप्रोच से अध्ययन होता रहा है। एक सामान्य अप्रोच है। तो अप टू 1990 के आसपास। उसके बाद ये पाया गया कि ये अप्रोच पर्याप्त नहीं है, और तब एक नई अप्रोच से काम शुरू हुआ, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रोच। अब मैं उम्मीद करूं कॉग्निटिव शब्द का अनुवाद आप समझ पा रहे होंगे, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो परसुएशन को समझने की जो कॉग्निटिव अप्रोच है, बेसिकली 1995-96 के आसपास ऐसे पहले कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए, तो 1995 ऑनवर्ड्स आप कह सकते हैं कि इस अप्रोच का महत्व बढ़ गया है। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले ये समझें। पहली अप्रोच बेसिक है, वो कहते हैं कि परसुएशन के प्रोसेस में कौन परसुएट करता है, परसुएट करने के लिए कैसी बात बोलनी चाहिए, परसुएट करने के लिए कैसी बात नहीं बोलनी चाहिए, तरीका क्या अपनाना चाहिए, ये सब चीजें होती थी। तो पहली जो अप्रोच है इसमें ज्यादा बल इस चीज पे है, एक है हु, कौन परसुएट करेगा, यानी कि अच्छा परसुएडर कौन होगा। दूसरा जोर था वट पे। वट का मतलब है कि अच्छे परसुएशन के लिए कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहिए कि व्यक्ति परसुएट हो जाए। पहला है हु, कौन परसुएट कर सकता है। दूसरा वट, क्या कहकर परसुएट किया जा सकता है। ये दो बातें हो गई। फिर यह भी था कि उसका मीडियम क्या होगा और किसको परसुएट करेगा। तीसरा शब्द है whom, WHOM, किसे परसुएट किया जा सकता है, इस पे जोर था। तो तीन चीजों, पहला क्या था, कौन परसुएट कर सकता है, क्या कहकर परसुएट कर सकता है, किसे परसुएट कर सकता है, और चौथा था माध्यम, मीडियम, कौन से मीडियम का इस्तेमाल करने से परसुएशन होने की संभावना ज्यादा होगी। ये था। देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं जिनका मार्केट डायनामिक्स में कोई योगदान नहीं होता है। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में लोग प्रशासन के लोग बहुत दुखी हो गए थे। अमेरिकी सरकार ने जो थिंक टैंक्स बनाए अपने, उसमें हर विषय की भूमिका थी, इकोनॉमिक्स की भूमिका थी। इकोनॉमिस्ट को लगाया कि आप स्टडी करो कि हमारे विरोधी देशों की अर्थव्यवस्था में क्या क्या लूप होल्स हैं, हम कैसे उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लोग अप्लाइड इकोनॉमिक्स में उलझ गए और युद्ध में उन्होंने अपने देश का खूब योगदान दिया। साइकोलॉजी को मौका मिला पहली बार कि साइकोलॉजी के लोग देखें कि दुश्मन देश की साइकोलॉजी को कैसे ब्रेक करना है, उनकी सेनाओं, सेनापतियों का जो हौसला है वो कैसे तोड़ सकते हैं। और सोशल साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, इस पर इतना रिसर्च इनका है, इनको पता है कि किस व्यक्ति के कौन से व्यवहार का मतलब, वो भी मानसिक स्थिति किस में है और कैसे कैसे उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लोक प्रशासन को बहुत दुख था कि हमें कोई काम ही नहीं मिला युद्ध के समय, पॉलिटिकल साइंस को कोई काम ही नहीं मिला खास। तो इन विषयों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अप्लाइड साइंस में जाने की एक अप्रोच बननी शुरू हुई। लेकिन साइकोलॉजी को एक काम और मिल गया, वरना जो विषय केवल यूनिवर्सिटी में चलता है उसकी बहुत वैल्यू नहीं है। जैसे फिलोसफी है, फिलोसफी सरकार को नहीं चाहिए ज़्यादा, बाजार को भी नहीं चाहिए, इसलिए फिलोसफी का जो भी विकास होगा थोड़ा बहुत विश्वविद्यालयों में होगा, थोड़ा बहुत मठों में हो जाएगा, उसके अलावा होना बड़ा मुश्किल काम है। जो विषय बाजार की नीड पूरी करेगा उसके विकास में बाजार इन्वेस्ट करेगा, सीधी सी बात है। जैसे मेडिकल साइंस में बाजार खूब निवेश करता है, लेकिन उन बीमारियों पर निवेश करता है जिन बीमारियों के मरीज अमीर देशों के हैं। एलिफेंटाइटिस जैसी बीमारियां जो अमीर देशों में कम है, उनके इलाज के लिए मेडिकल रिसर्च नहीं के बराबर होती है, क्योंकि पैसा नहीं है मरीजों के पास। लेकिन डायबिटीज के लिए खूब पैसा मिलेगा, क्योंकि डायबिटीज अमीर देशों के लोगों को ज्यादा होता है। तो बाजार तो मेडिकल साइंस में भी रिसर्च उन बीमारियों पे ज्यादा करेगा जो बीमारियां अमीरों की बीमारियां हैं, ताकि पैसा मिले, दवाइयां बने, महंगी दवाइयां बिके, उनसे पैसा कमाए। ठीक वैसे ही मार्केट के सामने क्या चैलेंज है, आपको ये भी समझना है कि 1950-60s के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद,
ग्लोबलाइजेशन कब से शुरू हुआ? मानते हैं कि 80s के बाद 90s के आसपास से शुरू हुआ, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक बनने के आसपास से शुरू हो गई थी, या जब हमने कहा कि अब यूनाइटेड नेशंस होगा, वहीं से होनी शुरू हो गई थी कि अब दुनिया एक सिस्टम के रूप में काम करेगी। और जैसे जैसे साम्राज्यवाद खत्म हुआ, वैसे वैसे अमीर पूंजी वाले देशों के सामने ये रिक्वायरमेंट थी कि अपने माल को खपाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो कि गरीब देशों पर भौतिक प्रभुत्व बेशक ना हो, लेकिन बाजार का प्रभुत्व बना रहे, आर्थिक प्रभुत्व बना रहे। उसके मैकेनिज्म निकालने ही थे। और उसका मैकेनिज्म सबसे अच्छा क्या होता है? एक तो ये है कि गरीब देश अपनी मार्केट खोल दें अमीर देशों के लिए, वो तो एक मैकेनिज्म है। लेकिन गरीब देशों के लोग अमीर देशों की वस्तुएं क्यों खरीदेंगे? तो बड़ी कंपनियों का ज्यादा जोर इस पर था कि, जिसको आजकल नज बोलते हैं ना आप लोग, नज पे भी इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज मिला है। नज का मतलब है कि लोग अपनी इकोनॉमिक चॉइसेस कैसे डिसाइड करते हैं, उसका व्यवहार का अध्ययन कैसे करें। नज इकोनॉमी आजकल शब्द चलता है। तो मार्केट की रुचि इसमें थी कि कोई व्यक्ति जब कोई सामान खरीदता है, कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट खरीदता है, तो उसके खरीदने का फैसला करते समय उसका मनोविज्ञान कैसे काम करता है। आप कल्पना कीजिए कि अगर बाजार को यह समझ में आ जाए कि हमारा मनोविज्ञान कैसे काम करता है, तो बाजार उस मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को हमारे सामने पेश करेगा। और वो हमारे मनोविज्ञान पर इतना अध्ययन कर चुका है जितना हम खुद पे नहीं कर पाए हैं, और वो हमें कन्विंस कर ही लेगा, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपने बाजार में कोई ऐसी चीज खरीद ली जो आपके काम की थी नहीं दरअसल, पर खरीद ली आपने, और अगर आपको सच में लगता है कि वो आपने बाई चॉइस खरीदी है तो गलतफहमी है। वो बाजार ने आपसे खरीदवा ली है, उसने अपने विज्ञापनों की दुनिया में आपको ऐसा उलझाया कि आपको लगने लगा कि वो आपके लिए जरूरी है, जबकि उसके बिना पर काम चल रहा था, आराम से धूमधाम चल रहा था, और आपने खरीद ली। और खरीदने के बाद जीवन में कोई चेंज आया भी नहीं आपके, और आपको लग रहा है कि ये फैसला मुझसे कैसे हो गया। तो 1960s के बाद की जो मार्केट है ना, उस मार्केट को बोलते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल मार्केट, जिसमें पहली बार उत्पादन इतना हो गया कि उसको खपाने के लिए नए बाजारों की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी। और तब सोशल साइकोलॉजी में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फंड किया मार्केट ने, और मार्केट ने कहा कि हमें यह समझाओ कि कैसे परसुएट करें कस्टमर्स को, कैसे अपना सामान बेचें। और एडवर्टाइजमेंट का बजट बड़ी कंपनियों के बजट का ठीक ठाक हिस्सा होता है, क्योंकि जब तक कंपटीशन कम है, प्रोडक्शन ही कम है, तब तक तो चीज बनेगी, बाद में बिकेगी पहले। आज से 25 साल पहले हालत थी कि स्कूटर मोटरसाइकिल खरीदना हो किसी व्यक्ति को ना, बुक करना पड़ता था, और 8 से 12 साल के बाद नंबर आता था उसका। आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि अगर आपको स्कूटर खरीदना हो या मोटरसाइकिल, आप बुकिंग करवाएंगे, उसके 8 साल 10 साल 12 साल बाद नंबर आता था। और जब आप खरीदने जाएंगे, लेने जाएंगे, आप लेंगे, बाहर कम से कम 20 टाउट्स खड़े होंगे जो कहेंगे भाई साहब आपने 8,000 का लिया है, 12 का दे दो हमें। ये हालत होती थी। ऐसी मार्केट में विज्ञापन की जरूरत नहीं होती है, ऐसी मार्केट में प्रोडक्शन इतना कम है, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो वहां क्या एड्स की जरूरत है। और आज हालत यह है कि कारें बन के खड़ी हैं, स्कूटर बन के खड़े हैं, कोई लेने वाला नहीं है। ऐसी मार्केट में विज्ञापन का महत्व कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। और इसलिए आप पाएंगे कि अजीब हालत है। आपको केवल गूगल पे इतना सर्च करना है, किसी बाइक का नाम लिखिए, जो बाइक पसंद है आपको, मान लीजिए XYZ लिख के सर्च कीजिए, उसकी फोटो देखिए, बंद कर दीजिए, खत्म। इतना ही करना है बस। आपको अगले दिन से फोन आने शुरू हो जाएंगे, किस बाइक की कंपनी से बोल रहा हूँ, आपको बाइक। आप सोच रहे हैं कि इसको ये अंतर्यामी आदमी है, कैसे इसको पता लग गया भाई? मैं तो मन में हल्का सा भावी आया था। आपने गूगल पर सर्च किया, गूगल तैयार बैठा हुआ है आपकी रुचि जानने के लिए, वो आपके डेटा को यूज कर लेगा, कहीं भेज देगा, वो कंपनी आपको फोन करेंगी, और 10 बार फोन कर करके आपको बेच के ही मानेंगे। आप कहेंगे भाई बाइक मैं सोच रहा था, मेरे पैसे नहीं है। बस फिर पैसे की क्या जरूरत है? जिगर होना चाहिए। जिगर है ना आपके पास? हम आते हैं, कहाँ रहते हैं बताइए? आप कहेंगे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ आप पहुँच नहीं पाओगे, नेहरू विहार की गली नंबर 8 के अंदर रहता हूँ। कैसे पहुँच जाएंगे वहाँ? और पहुँच गया आपके पास, आप कह रहे पैसे नहीं, कोई बात नहीं सर, अंगूठा वो लगा दीजिए बस। लोन पास कर दिया, सब कुछ कर दिया, आधे घंटे बाद बाइक खड़ी करके बाहर आपके। और आप सोचते कितना आसान है आजकल। मुश्किल तो इसके बाद होगा, आसान तो अभी है ना, यहाँ तक तो आसान है। ये जो सिस्टम है, इसके लिए बहुत जरूरी हो गया कस्टमर्स को परसुएट करने की स्ट्रेटेजीज कंपनीज के पास हो। तो जो पहली अप्रोच चली 1990 तक, वो ये अप्रोच थी। इसमें 4 पक्ष हैं, उन 4 पक्षों पर आइए, इस पर क्या निष्कर्ष सोशल साइकोलॉजी के सामान्यतः रहे हैं। और जब आपको अपने पेरेंट्स को या किसी को परसुएट करना हो, बस एक बार नोट्स पढ़ के जाइएगा, डायरी बना कर ले जाना, बात करते बीच में देखते रहना, 1 मिनट रुको जरा, हाँ ऐसे बोला, पापा 2 मिनट रुको जरा, हाँ पापा आप बताओ, इस तरह से करके फिर देखो कैसे परसुएट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम अर्ली अप्रोच पढ़ रहे हैं। अर्ली अप्रोच में पहला हिस्सा है हु, दूसरा बताओ, तीसरा है हुम, और चौथा है मीडियम। मोटे मोटे 3-3 4-4 निष्कर्ष इससे समझ लीजिए, उससे बात समझ में आ जाएगी। हु का मतलब होता है परसुएडर, जो व्यक्ति परसुएट करेगा उसको बोलते हैं परसुएडर या सोर्स ऑफ परसुएशन। इसके बारे में 5-6 बातें हैं मोटी मोटी, जो हमेशा ध्यान रखिए, तो आपको निष्कर्ष सही निकलेंगे। पहला तो यह है कि व्यक्ति को विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बोले या परसुएट करे जिस पर बाकी लोगों को भरोसा जमता हो, क्रेडिबल होना चाहिए। विश्वसनीयता के 2 मतलब होते हैं। एक विश्वसनीयता आती है ज्ञान से या समझ से या अनुभव से, और दूसरी आती है चरित्र से।
तो जिस मामले का प्रसंग है उस मामले के हिसाब से विश्वसनीयता व्यक्ति में होनी चाहिए। सबसे आसान एग्जाम्पल कर दिया था, अगर किसी विज्ञापन में किसी क्षेत्र का एक्सपर्ट आपको दिखे, जैसे क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, अगर ये कहने वाले ने सफेद कोट पहना है और स्टेथो लगा रखा है, तो आपका भरोसा अपने आप जागता है कि स्टेथो ऐसे नहीं लगाया होगा, सच में ज्ञानी होगा, तो उसकी बात में वजन आता है। तो एक्सपर्ट ने कहा है तो बात ठीक लगती है। ऐसे जैसे कमेंट्री होती है, कमेंट्री में आजकल नया ट्रेंड है, क्रिकेटर्स खुद कमेंट्री करते हैं बेरोजगार होने के बाद। तो पहले वो खेलते थे, अब बातों से खेल लेते हैं उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री, क्योंकि इसमें एक अच्छी बात भी है ना, वो किसी शॉट की व्याख्या जिस तरह से करेगा वो नॉन प्लेइंग व्यक्ति कैसे कर पाएगा? उसने रियलिटी में उस सबको झेला नहीं है, तो कैसे उसकी सही व्याख्या करेगा? सही व्याख्या तो वही कर पाएगा जो एक्सपर्ट है, जो खेला है। तो किसी भी क्षेत्र में जब कोई एक्सपर्ट कुछ कहेगा तो आपको उसकी बात में वजन समझ में आएगा। जैसे इकोनॉमिक्स के मामले में जो हमारे पुराने मुख्य प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो उनकी बात अलग थी, भाई एक्सपर्ट आदमी थे, जब वो कुछ बोलते थे इकोनॉमिक्स में लगता था कि बात में वजन है। बोलने के तरीके में वजन हो ना हो, किंतु बात में वजन होता था। अब बोलने के तरीके में वजन है, बात में नहीं होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की इकोनॉमिक्स की समझ को लेकर मैं तो बहुत आस्था से नहीं भरा हुआ हूँ, आप शायद भरे तो भरे हो, मैं तो नहीं भरा हुआ हूँ। उनके पास जो चीज़ है वो परसुएट करने की स्किल है, वो जनता की नब्ज पकड़ना जानते हैं, और अंततः प्रधानमंत्री वही बनेगा जनता की नब्ज पकड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर कोई ऐसा है जो इकोनॉमिक्स जानता है जनता की नब्ज नहीं जानता, तो वो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं, बनाया जाएगा, वो बनेगा नहीं, बनेगा वही जो जनता की नब्ज पकड़ना जानता होगा। तो पहली बात है व्यक्ति विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरा, चरित्र के मामले में, जहां ज्ञान का मसला नहीं है, जहां आपको ये भरोसा है कि भाई जैसे किसी को चौकीदार रखना है अपने घर के बाहर आपको, और दो लोग आए हैं, एक कह रहे जी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, किस चीज में? क्रिमिनोलॉजी में कर रहा हूँ, अपराध शास्त्र में। आप कहेंगे भाई तो चला ही जा यार, मुझे सारे तरीके पता होंगे। नहीं नहीं आप जाओ। और दूसरा आदमी कह रहा है जी मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, फेल हो गया था, मैं पढ़ नहीं पाया, अब मैं गाँव से यहाँ आ गया हूँ रोजी रोटी की तलाश में, और मेरे पापा सब्जी की दुकान लगाते हैं, मेरी मम्मी बीमार हैं, उनका ध्यान रखता हूँ, वो चाहते हैं कि मैं ऐसी नौकरी करूँ जिससे बहुत मेहनत ना हो, मैं यहाँ बैठ के पढ़ता रहूँगा रात भर, आपकी घर की सुरक्षा करूँगा, बाहर लाइट जलती है, बैठ के पढ़ता रहूँगा। आप कहेंगे बेटा तू ही आ जा, हमें भी ये संतोष रहेगा किसी की हेल्प हो गई, और हमें ये भरोसा है कि ये व्यक्ति थोड़ा ठीक होगा। क्योंकि यहाँ आपको जो व्यक्ति चाहिए उसके चरित्र पर भरोसा चाहिए। आप उसके हाथ में सुरक्षा सौंप रहे हैं, ऐसे देश की चाबी सौंप रहे हैं, तो आपने कहा नरेंद्र मोदी ठीक लग रहा है भाई, अकेला आदमी है, किसके लिए भ्रष्टाचार करेगा? भारत में एक एलिमेंट ये भी काम करता है, अविवाहित व्यक्ति के इलेक्शन जीतने की संभावना ज्यादा हो जाती है, और बीजेपी में तो रिवाज है कि पीएम बनने की शर्त मान ली गई है, या तो अविवाहित होना या अविवाहित होना, मतलब ये शर्त मानी गई है। और राहुल गांधी भी सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो अकेली शर्त है, वो अकेली शर्त नहीं है, वो शर्तों में से एक है, अकेली शर्त नहीं है वो, तो वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा हो। तो भाई कुछ भी कहिए, जैसे मुझे नरेंद्र मोदी पर और अरविंद केजरीवाल दोनों व्यक्तियों पर, नीतीश कुमार पर भी 3 व्यक्ति हो गए, और भारतीय राजनेताओं में कौन, कुछ मात्रा में नवीन पटनायक पर भी मुझे तो भरोसा ठीक ठाक जमता है, मानिक सरकार पर जमता है भरोसा, अच्छे से भरोसा जमता है। और मुझे लगता है कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि सामान्यतः आप ये विश्वास कर सकते हैं करप्ट नहीं होंगे। मुझे पार्टी वार्टी से बहुत मतलब रहता नहीं है, और मैं इस बात से बड़ा खुश रहता हूँ कि इस समय कम से कम ऐसे कुछ नेता उभर रहे हैं जिनकी ईमानदारी पर भरोसा कर सकते हैं, और अक्रॉस द पार्टीज उभर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी में उभर रहे हैं। तो यदि मुझे वोट डालना हो किसी को और उसके हाथ में खजाने की चाबी देनी हो, तो मैं चाहूंगा ऐसा व्यक्ति हो जो भरोसेमंद हो, बहुत जानता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सीएम या पीएम को इतने एडवाइजर्स मिल जाते हैं जो उसको सलाह दे सकते हैं। कॉमन सेंस होनी चाहिए कि वो किसी आईएएस या किसी आर्थिक सलाहकार की सलाह को समझ लेता हो, बस सलाह देने के लिए 50 लोग बैठे हुए हैं। उसको अपने चरित्र पर भरोसा हो कि मैं किसी भी लालच को मैनेज कर लूंगा, किसी भय को मैनेज कर लूंगा, ऐसे व्यक्ति को आप चुनेंगे। तो पॉलिटिकल परसुएशन में विश्वसनीय का मतलब चरित्र से हो जाएगा। और जो नॉलेज बेस्ड परसुएशन है, जहां किसी ज्ञान की बात है, वहां आपको चाहिए कोई ज्ञानी व्यक्ति, ये उसकी विशेषता होनी चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात मानते हैं कि जो परसुएडर है ज्यादा अच्छा होता है कि यदि वो प्रभावशाली का मतलब यहां पर इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, तो उसमें परसुएट करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जिसने जीवन में कुछ हासिल करके दिखा दिया है, अगर वो आपसे कहेगा तो आपका मन करेगा उसकी बात मानने का। ऐसे कई समाज सेवक आपको मिलेंगे। मैं एक समाज सेवक से मिला था बहुत साल पहले, मैंने उससे पूछा, वो हवा चलती थी ना तो साइड में खड़ा हो जाता था थोड़ा सा, बहुत ही कमजोर सा, और मतलब नरेगा से पहले के जमाने की व्यक्ति बात कर रहा हूँ, वरना उसको काम मिल गया होता, उसमें बेरोजगार था और बहुत कमजोर। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तेज हवा चले तो थोड़ी घबराहट हो जाए कि वो कहाँ पाया जाएगा हवा चलने के बाद, ये मन में भय रहता था। तो मैंने एक बार उससे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? तो उसने वाइब्रेशन मोड में था, हवा चल रही थी, उसने कहा मैं समाज सेवा करता हूँ। तो मेरे मन में भाव बड़े अजीब अजीब से भाव आए। मुझे लगा थोड़ा ठीक से बोलो, हवा तेज चल पड़ेगी, फिर तो खुद को संभाल नहीं पा रहा हवा से, और क्या करते हो? समाज सेवा करते हैं। तो भाई पहले आप 1-2 साल अपनी सेवा करो, सेहत बना लो, गोंद के लड्डू खाओ थोड़े से, थोड़ा सेहत बना लो और मजबूत हो जाओ, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, और जिस दिन नौकरी वोकरी लग जाए, अपनी जेब भरी हो, अपने परिवार को खिलाने पिलाने की ताकत आ गई हो, अपने पेरेंट्स को सिक्योरिटी देने का हौसला आपके पास आ गया हो ना, उसके बाद अच्छा लगता है कहना कि समाज की सेवा करता हूँ। ठीक है, ये समाज सेवा बेरोजगारी का समानार्थक शब्द नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर पाता तो मैं समाज सेवा करता हूँ, बात हुई, लेकिन वो मजा नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने जीवन में कुछ अचीव किया हो,
वो अगर ऐसी बात करे तो आपको कन्विंसिंग बात लगेगी, क्योंकि इसने साबित किया ना खुद को, साबित करने के बाद ये ऐसी बात कह रहा है, तब लगता है कि हाँ बात में वजन है। इसलिए किसी भी समाज का कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अगर अपने समाज के लोगों को समझाएगा, लोग उसकी बात सुनेंगे ध्यान से, और कोई भी टटपुंजी सबसे सब क्या खड़ा हो जाएगा। एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है, नेता वो नहीं होते जो भीड़ के आगे चलते हैं, नेता वो होते हैं जिनके पीछे भीड़ चलती है। मैथ्स वाले सोचते हैं ए बराबर बी बराबर है, ए बराबर है, तो बात हो गया। ऐसा नहीं होता है, ये सोशल साइकोलॉजी है, सोशल साइकोलॉजी मैथ्स नहीं होता है, समझ रहे इसका मतलब। नेता वो नहीं होते जो भीड़ के आगे चलते हैं, नेता वो हैं जिनके पीछे भीड़ चलती है। इसे जमीन आसमान का अंतर है इसमें। उसकी विश्वसनीयता है, भरोसा है, प्रभाव है, प्रभावशाली व्यक्तित्व है, तब जाके ऐसा बनता है, ऐसा मामला नहीं होता। इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे आजकल आप देखेंगे कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर विज्ञापन देने में अक्षय कुमार नाम है, उसका क्या खन्ना नाम है, अक्षय कुमार नाम है उसका। तो अक्षय कुमार आजकल विज्ञापनों में आ रहे हैं महिलाओं से जुड़े मामलों में, सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर जो फिल्म आई थी उनकी, उसके बाद से ज्यादा ऐसे एड्स में आने लग गए हैं। तो अक्षय कुमार बात कह रहे हैं तो लोग बात को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि वो स्थापित व्यक्ति है, और एक स्थापित व्यक्ति जब कुछ कहता है तो लोग सुनते हैं ध्यान से इस बात को। ऐसे ही आमिर खान जो है, ये भी एके हो गया, एके बहुत प्रसिद्ध है इस देश में, एक और भी एके है, तो दूसरा हो गया आमिर खान। आमिर खान ने क्या किया कि आमिर खान, आपको पता नहीं, आजकल आपको आइडिया है नहीं, उसने महाराष्ट्र में जल आंदोलन के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है, और उसने महाराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पानी की दिक्कत है, पुणे के आसपास के कुछ जिलों के बारे में ठीक ठाक काम किया है, मतलब कमेंडेबल काम किया है, जो शायद हमें उतना विस्तार में नहीं पता होता है, लेकिन उसने बहुत काम किया है। और आजकल उसका ज्यादा समय शूटिंग की बजाय इन चीजों में खर्च होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक फंक्शन में गया हुआ था, वहाँ पर वो मंच पर था, कई लोग थे, वो भी था, और उसने वहाँ आधे घंटे प्रेजेंटेशन दी कि उसने इस बीच में क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, और वो प्रोजेक्ट देख के लगता है कि सचमुच किसी ने कई साल खर्च किए अपने, तब जाके ऐसा कर पाएगा। अब वो कर रहा है तो उस बात का वजन है, क्योंकि उसने पहले को तो साबित किया एक फील्ड में, और फिर वो काम किया। तो वहाँ के लोग आजकल उसको भगवान मानते हैं जिन इलाकों में काम करता है। इसलिए कहा गया कि जब वो जाके लोगों को समझाएगा ना कि पानी कैसे बचाना है, लोग बात सुनेंगे उसकी। कोई एरा गहरा जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति अगर परसुएडर होगा तो परसुएशन का प्रोसेस आसान होगा। तीसरी बात होती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब यूं समझें कि जिस समुदाय को संबोधित करना है, यदि संबोधन करने वाला उसी समुदाय से मिलता जुलता है तो उसकी बात का असर ज्यादा होगा। मैं 3 के बाद नंबर 4 यहाँ लूंगा, पहले इस बात को समझ लेते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, वहाँ एक श्वेत समुदाय है, एक अश्वेत समुदाय है। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अश्वेत समुदाय के लिए विशेष महत्व का है, कोई भी प्रोडक्ट है मान लीजिए, या अश्वेत समुदाय की सामाजिक सुरक्षा के बारे में कोई योजना है, और उसे कन्विंस करना है कि वो उसमें शामिल हो। भारत की बात करें तो आपने सुना होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसीज में एक बड़ी समस्या ये है कि धर्म की सपोर्ट भारत में उतनी ठीक से नहीं मिल पाती है। जैसे इस्लाम में जो रूढ़िवादी तबका है उसका मानना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई भी प्रयास ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध है। ये रूढ़िवादी हर धर्म के लोग मानते हैं, इस्लाम को लेकर बात ज्यादा सामने आती है। अब उन्हें कन्विंस करना होगा तो उन्हें कन्विंस करने के लिए नरेंद्र मोदी चलेंगे या कोई ऐसा नेता जो उसी समुदाय का नेता होगा वो चलेगा? उसी समुदाय का कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर उस समुदाय को भरोसा है। इसी प्रकार अश्वेत समुदाय को किसी सामाजिक सुरक्षा की नीति से जोड़ना हो तो कोई सफल प्रसिद्ध अश्वेत व्यक्ति अगर उसका प्रचार करेगा तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसी श्वेत व्यक्ति के प्रचार से नहीं आएगा। इसका मतलब समुदाय जिसे प्रभावित करना है उस समुदाय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर प्रचार करेगा तो उसकी बात को लोग ठीक से एक्सेप्ट करेंगे, वरना ठीक से उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा नहीं। ये हुई 3 बातें। चौथी, एक तो बहुत सीधी सी बात मानी जाती है, वो ये कि अगर परसुएडर अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, तो इसका एक अतिरिक्त फायदा मिलता है। थोड़ा स्मार्ट हो, सुंदर हो। बोलिए, किसका नाम? पॉलिटिकल नाम लिखने से बचिए। आमिर खान लिखो ना, आमिर खान लिखो, अक्षय कुमार लिखो, क्या दिक्कत है? हाँ, सम्राट अशोक का नाम लिखो, मतलब जो पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल नहीं है उनका नाम लिखिए। ये जिनका प्रभाव नहीं है, जैसे नेहरू जी का नाम सेफ नहीं चल रहा है इस समय, लेकिन अशोक का नाम सेफ है इस समय, क्योंकि अशोक के वंशज मिल नहीं रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। चौथा है आकर्षक। जैसे सिंपल सा मतलब ये बताइए आप लोग, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, स्कूल कॉलेज में अगर टीचर कोई नया आए और देखने में सुंदर, स्मार्ट हो, पुरुष हो या महिला हो, अपोजिट मतलब, तो आपको पहली अनुभूति अच्छी आती थी कि नहीं आती थी? सीधी सी बात आती होगी, बहुत अच्छी आती थी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी आती थी, बहुत बढ़िया, एकदम लेट के बहुत ही अच्छी आती थी, ऐसे करके बता रहे हैं कि अभी जैसे नीचे गिर जाएंगे खुशी के मारे। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा सामान्य सा ये हुआ कि कोई आया परसुएट करने के लिए, और यदि उसका व्यक्तित्व आकर्षक है तो आपको एक एक्स्ट्रा चांस बनता है कि वो आपको आराम से परसुएट कर लेगा, बशर्ते केवल चेहरा सुंदर ना, उसके बाद की बातें भी सुंदर हो। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष बताइए, 2 टीचर हैं स्कूल में आपके, 2 पढ़ा सकते हैं और पढ़ने वाले बच्चे हैं। एक टीचर दिखता बहुत अच्छा है और जैसे मुंह खोलता है आपका मन खराब हो जाता है, खाली दिखता ही अच्छा है, ज्ञान के नाम पे एकदम गोबर टाइप का है। और दूसरा है जिसको पहली बार में देख के मन में खौफ आता है कि हाय रब्बा ये पढ़ाएगा, ऐसा भाव मन में आता है। लेकिन जब वो पढ़ाने लगता है तो 2-4 मिनट के बाद आपको बात समझ में आती है और आप डूबने लगते हैं उस विषय में जो विषय वो पढ़ाना चाह रहा है। लॉन्ग टर्म में परसुएट कौन कर पाएगा आपको? जो सेकंड वाला है। बहुत छोटा सा परसुएशन हो, एक ही बार की बातचीत होनी है तो शायद आकर्षण काम करे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और परसुएशन को स्थायी बनाने का मसला है,
तो हमेशा वही परसुएडर बेहतर साबित होगा जो ज्यादा कायदे की बात करेगा, ना कि ज्यादा आकर्षक होगा। और सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या होगा? जिसमें दोनों बातें मिल जाएं, और सबसे खराब जिसमें दोनों बातें ना हो। पांचवी बात, अब देखिए ये बहुत रोचक सी बात है, जो तीव्र गति से बोलेगा उसका परसुएट करने का जो स्तर होगा, क्षमता होगी, बेहतर होगी। तीव्र गति का वक्ता हमेशा बेहतर होगा। ऐसा क्यों बेहतर होता है ना, इस बात को भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक तो धीमी गति का समाचार कोई होता है ना, उसकी बात पे वैसे ही मजा नहीं आता है। भारत में प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, एक जमाने में तो बड़ा अच्छा वक्ता थे, शानदार वक्ता थे, इतना बढ़िया बोलते थे कि लोग मस्त हो जाते थे। मुझे भी सौभाग्य मिला उनको पास से सुनने का, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में आते थे कभी कभी। लेकिन लेटर फेज में आखिरी 10-15 साल में वो बहुत स्लो हो गए थे। 3 शब्द बोले, उसके बस हो गए। फिर 3-4 सेकंड बीच में विज्ञापन टीवी आता था, वाशिंग पाउडर निर्मा, वाशिंग पाउडर निर्मा, तब तक वाजपेयी जी बोलते थे, फिर वापस उनका इस तरह से होता था। मैंने ऐसा होता नहीं था, मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ। तो इतना स्लो बोलते थे कि लोग ना बोर हो जाते थे, चैनल चेंज कर लेते थे। तीव्र गति का वक्ता क्यों फायदेमंद होता है? देखिए, अगर आपको किसी को परसुएट करना हो ना, जो सेकंड एस्पेक्ट आएगा कॉग्निटिव, मैं उसका एक पक्ष आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कॉग्निटिव अप्रोच में 2 बातें हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग का मतलब है सामने वाला बहुत चौकन्ना है, ये बात तो समझ रहे हैं आप लोग। और ह्यूरिस्टिक का मतलब है कि चौकन्ना एकदम नहीं है, उस अरे ठीक है, अरे ठीक है, हाँ ठीक है, इस मूड में आ गया है। आपको किसी को परसुएट करना है तो आपके लिए क्या ज्यादा मुफीद है कि सामने वाला कौन सी प्रोसेसिंग में हो? ह्यूरिस्टिक में हो। सिस्टमैटिक में वो तबाह कर देगा पूछ के। जैसे इस क्लास में 3-4 बच्चे सिस्टमैटिक में रहते हैं, लगातार तबाह किए रहते हैं, बाकी ह्यूरिस्टिक मोड में चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, पॉइंट नोट कर लिए, ठीक है, कुछ हर सवाल ये कैसे हो गया, नहीं ये कैसे हो गया, वो सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग में लगातार बने रहते हैं। परसुएडर को चाहिए कि सामने वाला ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में आ जाए। और यदि आप किसी को ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में ले जाना चाहें तो इसके 3-4 तरीके माने गए हैं, जिनमें सबसे आसान तरीका है तीव्र गति से बोलिए। क्योंकि जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ऑडियंस जो आपका है, जो श्रोता है, वो जब तक पहली बात को टटोलेगा, आप तीसरी बात पे आ जाएंगे। और बोलने की गति तीव्र होने का मतलब है कि सामने वाला बहुत कोशिश करके भी 3, 4, 6, 8 वाक्य होते होते हार मान लेगा, और फिर वो किस मूड में आ जाएगा, अरे ठीक है बोल रहा हूं मैं। अगर शुरू के 2 वाक्य ठीक बोले हैं आपने, शुरू के 2-3 वाक्य ठोस बोले हैं, उसके बाद आप कुछ भी बोलते रहिए, सामने वाला मान लेगा ठीक ही चल रहा होगा, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग ह्यूरिस्टिक में आ रही है। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। इसके और भी तरीके जो आगे हमें देखने हैं। दूसरा तरीका होता है इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट कर दो। इतने तथ्य फेंको शुरू के 4 वाक्य में, सामने वाला एकदम निहत्था हो जाता है, उसके बाद हाथ पैर छोड़ के एकदम फैल जाता है कि छोड़ो, माफ कर दो मुझे। जैसे बात चली जेंडर को लेकर, कास्ट को लेकर, आप इतना डेटा मारो शुरू में। आप जानते हैं केरल में क्या स्थिति है? केरल में ओबीसी इतना परसेंटेज है, उच्च जाति परसेंटेज है, निम्न परसेंटेज है, और तमिलनाडु में ये परसेंटेज है, और पंजाब में हाईएस्ट परसेंटेज है लोअर कास्ट की। ये 6 तथ्य मार दीजिए, सामने वाला निढाल हो जाता है, कहते हैं अब आण दो। तो हरियाणा बोलते हैं आण दो, इसका मतलब अब तो जो आ रहा है आने दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में कवि बोलता है मंच पे कि मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ, ऑडियंस बोलता है आण दे आण दे भाई, मतलब आने दे कविता, आने दे, कोई बात नहीं, कौन मना कर रहा है। तो किसी को ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग में ले जाने का एक तरीका क्या है? इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट। बहुत सारे तथ्यों को इस तरह से लगातार लाइए कि सामने वाले व्यक्ति को एब्जॉर्ब न कर पाए और अपनी हिम्मत छोड़ बैठे। तीसरा तरीका है, सबसे आसान तरीका, आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि घर पे संभालना होगा ना, तकनीकी शब्दों का ज्यादा प्रयोग कीजिए, टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे घर पे पेरेंट्स समझाएं कि बेटा इससे शादी करोगे, मम्मी दिस इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। मम्मी तो बाप रे बाप मरी जाएगी नीचे की, बाप रे बाप ये क्या बोल रहा है, इतना सा पूछा था शादी करेगा नहीं, कितना पढ़ा लिखा बबुआ है हमारा। देखो, जहां आपने 5-6 शब्द फेंके, तकनीकी शब्द फेंके इस तरह के, सामने वाला मुरीद हो जाएगा आपका, और फिर वो अपनी हिम्मत छोड़ देगा, फिर वो केवल सुनने के मूड में आ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये 2-3 तरीके हैं, कुछ और भी उसमें आएंगे बाद में। पहले देखिए, तो मैंने कहा कि तीव्र गति का वक्ता हमेशा ज्यादा अच्छा इन्फ्लुएंसर होगा या परसुएडर होगा। अंतिम बात, इसको यहां भी रख सकते हैं, ऐसा करते हैं सेकंड वाले में रखते हैं, वट वाले में रखते हैं, उससे और अच्छा आ जाएगा। इस पे 5 ही रखिए। एक अच्छे परसुएडर को अपनी बात रखते हुए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बात में वजन आए। पहली बात जो यहां मैं बोलने वाला था, यहां बोल रहा हूं। एक अच्छा परसुएडर अपनी बात में कभी भी स्पष्ट रूप में यह दिखने नहीं देता कि वो आपको किस बात के लिए कन्विंस करना चाहता है। व्यक्तिगत स्वार्थ नजर नहीं आना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ अगर दिख गया तो परसुएशन फेल हो जाएगा। आपकी बात इस तरह से हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है इसमें आपका, तो आपकी बात का वजन बढ़ेगा। जैसे मैंने कल आपसे कहा था ना कि कोई फोन खरीदने गया है ओप्पो का, और दुकानदार को बेचना वीवो का ही है। जहां उसने कहा वीवो खरीद लो तो वीवो नहीं बिकेगा, और जहां उसने कहा बस हल्का सा कहना है ओप्पो चाहिए, हाँ लीजिए ओप्पो लीजिए, और उसके बाद धीरे धीरे मॉडल करके इस भाव से कि आपके फायदे में कह रहा हूँ, मुझे तो इसी में फायदा है और आपका फायदा इसमें है कि आप ओप्पो ना लें, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन फेल होगा। सेकंड बात है कि इमोशनल कंटेंट होना चाहिए। कुछ ऐसा कहिए कि सामने वाले की भावनाओं पे असर हो। खाली बुद्धि पे असर पैदा करके आप कुछ अपनी बात से कन्विंस कर नहीं पाएंगे। एक बहुत सामान्य सा तरीका माना गया है। इमोशंस अराउज होने चाहिए, भावनाएं उभरनी चाहिए।
और इसमें भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने चाहिए, हल्का फुल्का नहीं कि भावना हल्की सी उठी मर गई, ऐसी नहीं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस। और स्ट्रॉन्ग इमोशन में सबसे अच्छा इमोशन है डर। डर पैदा कर दो ऑडियंस के दिमाग में, तो डर पैदा करके चले नहीं जाना है, डर पैदा करना है और अंत में संकेत क्या देना है, समाधान मैं हूं ना, इस भाव से बताना है। डर और डर के बाद समाधान, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू, हाँ वही, क्योंकि डर के आगे जीत है। कैसे? अब विज्ञापनों की भाषा पर गौर कीजिए। एक विज्ञापन में देखता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है उसको देख के, सफल बहुत है विज्ञापन वो। आईसीआईसीआई का एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, एलआईसी की, सॉरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। क्या नाम है उस कंपनी का आईसीआईसीआई में लाइफ इंश्योरेंस वाली? कौन सी कंपनी? प्रूडेंशियल शायद है ना। लोम्बार्ड तो वाहन वहन का वो सब करते हैं ना। जो लाइफ वाला प्रूडेंशियल शायद है ना उनका, उसका एक ऐड है। ऐड क्या आता है, मतलब ऐसे ऐसे ऐड बनाते हैं, बाप रे बाप। एक और ऐड मुझे ध्यान आ गया, दोनों बताता हूँ। एक ऐड है कि एक पत्नी घर में गई, पति को पुकारा, आवाज ही नहीं आई। कमरे में देखा कोई नहीं है, उसका दिल धक से रह गया। किचन में देखा, वहां भी नहीं, पूरे घर में नहीं दिख रहा है। किसी तरह से पीछे के आंगन में गई तो वहां एक कुर्सी पे चेहरा उस तरफ पति का सामने दिख रहा है और ऐसे लटका हुआ चेहरा है। डरो मत, डरो मत। इस देख के लग रहा है कि मर गया है। इसका दिल धक से रह गया एकदम, आंखों में आंसू आने लगे हैं। धीमे कदमों से वहां तक गई, उसके पास गई, उसे यूं किया, उसे चौंक के देखा, है तुम कब आई? और उसके बाद जो इसने धारा प्रवाह आंसू बहाए अपने, और उसके बाद आया, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये होता है परसुएशन। ये ऐड देखने के बाद कितनी महिलाओं ने अपने पति का, अपना नहीं करवाती है, पति का करवाती है। इंश्योरेंस पति का होता है वो, इसलिए कि आमतौर पे पति का संबंध उत्पादक कार्यों से है, तो वो मरेगा तो पत्नी को दिक्कत आएगी, पत्नी मरेगी तो उसको कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, मतलब कमा तो लेगा ही। इसलिए प्रायः लाइफ इंश्योरेंस पतियों का ज्यादा होता है इस वजह से। और मेरा दावा है कि उसके बाद कई महिलाओं ने कहा हुआ है, जी मुझे प्यार नहीं करते, करता हूं ना, इंश्योरेंस करवा लो अपना, कहीं मर गए तो। ये कैसा प्यार है कि कहीं तुम मर ना जाओ, इंश्योरेंस करवा लो, ताकि तुम मर जाओ तो पैसा मुझे मिल जाए। मैंने बहुत क्रूड लैंग्वेज में कहा, इसको अच्छी भाषा में कहते हैं कि अगर तुम नहीं रहे तो बच्चों का क्या होगा, उनके सिर का साया उठ जाएगा। तो मैं बोलता ना बस तो और मत बोल, मैं भी करवाता हूँ इंश्योरेंस, और फिर वो इंश्योरेंस हो जाता है। और उसी बदंत में क्या होता है, जैसे आता है ना लाइफ इंश्योरेंस का विज्ञापन, साथ में सिंदूर से ऐसी रेखा बनी हुई आती है। सिंदूर भारतीय महिलाओं की कमजोरी है। सिंदूर केवल एक रसायन का नाम नहीं है तो रसायन ही, लेकिन सिंदूर पवित्र रसायन है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ ना कहो, एकदम नहीं, चुप, बस चुप रहो, है ना। अब मैं थक गया हूं। चलिए, आप समझ पा रहे हैं कि थोड़ा डर पैदा कर दें अगर। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल पुलवामा के आतंकवादियों की वजह से आया। पुलवामा न होता तो शायद, मेरा पता नहीं, हमें क्या पता उसके बाद क्या होता, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन ये है कि पुलवामा न होता तो शायद कम से कम इतना बहुमत ना होता, या बहुमत ना होता, कुछ भी होता। क्योंकि पुलवामा ने क्या किया, डर पैदा कर दिया। और पुलवामा के बेस पर उस पार्टी ने इस डर को ठीक से फैला भी दिया कि देश खतरे में है, हर जगह आतंकवादी हो जाएंगे, और हम हट गए, ये जो पार्टी है इनका तो साथ ही है उनके साथ, देश खतरे में है और देश को बचाना है, हिंदू समाज को बचाना है। तो अब की बार मोदी सरकार, एक बार फिर, नहीं क्या था, एक और बार ऐसा शायद था ना इस बार, हाँ, और फिर एक बार तो जनता ने वोट दे दिए, क्योंकि भय का माहौल पैदा हुआ और उस भय का समाधान सामने है, मैं हूं ना। बस लोगों ने कहा हाँ 56 इंच का सीना है, मजाक नहीं है, इसी को वोट देना चाहिए। ये होता है। इसलिए चाहे पॉलिटिकल मसला हो, चाहे सोशल मसला हो, चाहे बाजार का हो, डर पैदा करके समाधान सामने रखना ये सबसे बड़ा तरीका है। कभी घर के लोग बोले ना कि बेटा चुपचाप मान जाओ हमारी बात, वरना काट के फेंक देंगे, वो डरा रहे हैं, आप बोलना मैं कली जहर खा लूंगी पापा, जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी। हालांकि पिछला ही वाक्य था कली जहर खा लूंगी, कली खा लूंगी तो फिर जिंदगी भर कहां से आई? फिर भी ऐसे वाक्य बोलिए, इमोशनल मोमेंट में चलता है ऐसा वाक्य कि जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी पापा, आपका सम्मान मेरा सम्मान है, शादी नहीं करूंगी, और अगर आपने जिद की जहर खा लूंगी, आप मुझे मेरी गर्दन काट दो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। लो पापा चाकू लो, लो पापा। अब पापा घबरा जाएंगे, क्या करिए बेटा, क्या करिए? नहीं पापा काटो मुझे, मैं खुद तो काट लेती हूँ। काटना नहीं है, डरा देना है। और जैसे पापा रजो से बोलना, पापा कोई बात नहीं, आप सॉरी बोल दो, कोई बात नहीं, आगे से ठीक कर लेंगे, चीजों को ठीक कर लेंगे। चलो भाई, ये हो गया कि कंटेंट शुड बी इमोशनल, और इमोशनल में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? डर वाला कंटेंट है। आप जितनी खुश हो रही है, मुझे लग रहा है आपको रास्ता पता लग गया है ना। नोट्स बना लो, इसके नोट्स की ऐसे इस तरीके से काम करना है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि एक अच्छा मैसेज वो होगा जो इनडायरेक्ट होगा। देखिए, इनडायरेक्ट मैसेज इज ऑलवेज बेटर देन द डायरेक्ट मैसेज। ये बात वही है जो मैंने आपसे कहा था ना कल, फॉर वार्निंग वाली बात। इनडायरेक्ट मैसेज का मतलब है सीधे कहो मत, जो कहना है वो अपने संकेतों से समझा दो। जहां आपने खुल के कहा कि ऐसा करो, उसकी आजादी पे खतरा आ जाएगा, और जैसी आजादी पे खतरा आएगा वो विरोध के मूड में, रिएक्टेंस के मूड में आ जाएगा। इसलिए जिस चीज के लिए कन्विंस करना है वो चीज खुल के बोलनी कभी नहीं आपको, बिना उसका नाम लिए, बिना सीधा कथन कहे, घुमा फिरा के। लेकिन हाँ,
इतना स्पष्ट जरूर हो जाए कि आपका मैसेज कन्वे हो जाए। ये नहीं कि मैसेज कन्वे नहीं हुआ, मैसेज कन्वे हो लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हो। और ये दुनिया भर का नियम है। जो साहित्य के विद्यार्थियों को पता है कि अभिधा में वो शक्ति नहीं है जो लक्षण व्यंजना में होती है, क्योंकि सीधे कही गई बात में वो दम नहीं है जो बात घुमा के कही जाए तो दम आता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से बात को कहना, जैसे अगर नरेंद्र मोदी कहें भाई और बहनों मुझे वोट दे देना, इसमें मजा नहीं है, इसमें मजा नहीं है। मजा पता किस चीज में? वो कहेंगे मित्रों कहें या जो भी कहें, मजा किस चीज में? वो वोट मांगते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। वो क्या बोलेंगे? मैं तो फकीर हूं, चला जाऊंगा, आपको तय करना है, मैं वैसे भी थक गया हूं, देश की बहुत सेवा कर ली। आप कहेंगे कि मोदी 5 साल और काम कर तो कर लूंगा, वरना मैं तो आराम करना चाहता हूं मित्रों, आप देख लेना। कह दिया सब कुछ, पर एक बार भी नहीं कहा कि मुझे वोट देना। और इसका रिजल्ट क्या होगा? सब वोट दो वोट डाल के आएंगे उसके नाम पे कि इसी को जितवाना है, आराम नहीं करने देंगे इसको हम, क्योंकि हमें आराम करना है तो उसको काम करना होगा। डायरेक्ट मैसेज बड़ा भद्दा लगता है, भाई मुझे वोट देना है, भिखारी आएगा भाई वोट देना, क्यों वोट देंगे तुझे हम? समझ गए? इनडायरेक्ट मैसेज डायरेक्ट मैसेज से अच्छा होता है, लेकिन मैसेज क्लियर कट होना चाहिए। और दूसरी बात, एक अच्छे मैसेज में बोथ एस्पेक्ट्स होते हैं, वन साइडेड नहीं होता है। दोनों पक्षों वाला मैसेज हमेशा एक तरफा मैसेज से बेहतर होता है। बोथ साइड्स ग्रेटर देन वन साइडेड मैसेज। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, सब बातें लिखी होंगी, लेकिन आप संकेत के रूप में पॉइंट्स नोट करते रहें कि ऐसा मैसेज जिसमें दोनों पक्ष होंगे, बोथ साइडेड मैसेज अच्छा होता है वन साइडेड मैसेज से। एक तरफा संदेश से बेहतर है जिसमें दोनों पक्ष शामिल हो। दोनों पक्ष मतलब क्या है? जैसे कोई आपसे कहे कि भाई ये बताओ, अब आप लोगों की उम्र ऐसी ना कि एग्जाम्पल बराबर वैसे ही आ जाता है। जैसे कोई आपके सामने कहे कि देखो मुझे 2 व्यक्तियों में से एक को चुनना है अपने जीवन के, में से एक उम्मीदवार तुम भी हो, एक उम्मीदवार वो है, मुझे रीजन बताओ कि मैं तुम्हें क्यों चुनूं। मैं इंटरव्यू प्रोसेस कर रही हूँ, उसके बाद जब सिलेक्शन करूंगी, वैकेंसी एक ही है, सीधी सी बात है। तो तुम 2 लोग शॉर्टलिस्ट हुए हो, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद तय होगा, तो पहला इंटरव्यू तुम्हारा है। तो बताइए आपको क्यों चुना जाए, क्यों चुना जाए आपको इस पद के लिए, पति पद के लिए और कौन से पद के लिए, क्यों चुना जाए आपको? अब देखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये तो मत ही बोलना क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, आउट कर देंगे आपको तुरंत, कभी नहीं। अपनी अच्छाई के साथ अपनी बुराई जरूर बतानी है, और दूसरे व्यक्ति की बुराई के साथ उसकी अच्छाई भी जरूर बतानी है। बस अनुपात का हल्का सा हेरफेर कर देना है, समझ गए? अगर आपने केवल अपने गुणगान किए तो कोई भरोसा नहीं करेगा आपकी बात पे। अपनी कमजोरी भी बताओ कि देखो यार ये तो तुम्हारी चॉइस का मामला है। पहली बात तो भिखमंगा बन के तो मत ही बात कीजिएगा, देदाता के नाम, इस भाव से मत कीजिएगा, है ना? उस भाव से, दया के भाव से प्रेम नहीं मिलता है, दया के भाव से भीख मिलती है। और भीख और प्रेम में अंतर बनाए रखेंगे तो जीवन ठीक रहेगा। ठीक है? तो भीख नहीं मांगनी है कि प्लीज देखो, प्लीज मैं 10 साल से वेट कर रहा हूँ, प्लीज देखो ना, मैं बेरोजगार हूँ, प्लीज देखो ना। ये सब ड्रामा नहीं करना है ना। रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, तनी हुई तब बात करनी है। और कैसे बात करनी है कि देखो यार तुम्हारी चॉइस का मामला है, बोला ठीक है मैं भी फ्री हूँ, मतलब कल को हो सकता है मैं भी फ्री ना रहूँ, ठीक है सोच लो। बाकी ये है कि मेरे साथ ये फायदा है कि मैं पढ़ना अच्छा लगता है, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, इसमें खास बात नहीं। बुरी आदतें हैं नहीं मेरे अंदर, हाँ कुछ कमियां हैं, जैसे मैं बहुत थोड़ा केयरलेस टाइप का आदमी हूँ, ऐसा ही हूँ, झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। और 2-4 कमियां और हैं। मेरे 3-4 दोस्त हैं, उनको मैं बहुत टाइम देता हूँ, मैं उनको छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं ऐसा पालतू टाइप का नहीं बन सकता हूँ। मैं दोस्तों के साथ रहता हूँ, अगर ये सब ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो भाई साहब भी बुरे नहीं है, ठीक आदमी है, थोड़ा सा लीचड़ा कोई बात नहीं, लेकिन है ना? मतलब ये वाला शब्द मत बोलिएगा, है ना? ये शब्द नहीं, भाव ये कि वो भी ठीक है, और अंत में भाव ये आ जाए कि मामला 60-40 का है और 60 में हूँ बस। अगर आपने इस तरह से कम्युनिकेशन किया जिसमें दोनों पक्ष आ गए, अपनी अच्छाई भी बुराई भी आ गई, और दूसरे विकल्प की बुराई भी और अच्छाई भी आ गई, अनुपात का अंतर इस तरह से रखा कि वो दिख नहीं रहा सामने के अंतर है, लेकिन वो इस तरह से उसके दिमाग में चला गया कि उसे समझ में आ गई कि बात ये ठीक है, तो जो प्रभाव होगा परसुएशन का वो प्रभाव बेहतर होगा। तो बोथ एस्पेक्ट्स आने चाहिए। और 5वीं बात है क्लियर मैसेज होना चाहिए। क्लियर का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ऊपर लिखा ना कि इनडायरेक्ट मैसेज अच्छा होता है, तो आप कहेंगे फिर क्लियर कैसे होगा? मैंने तब भी कहा था इनडायरेक्टली कहिए, लेकिन बात ठीक से कन्वे हो जानी चाहिए, कंफ्यूजन ना रह जाए, इतना कन्वे ठीक से कर दीजिए कि बात समझ में आ जाए, ये जरूरी है। तीसरी बात है हुम, किसको परसुएट करना चाहिए? इसमें केवल एक बात है, किसको नहीं करना चाहिए। 3 तरह के प्राणियों को परसुएट नहीं करना चाहिए। एक तो जो बूढ़े हैं, जो सठिया गया है, वहां ऊर्जा मत खराब कीजिए, अपनी ऊर्जा बचाइए क्योंकि भगवान ने सीमित ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को बचाने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो बूढ़े व्यक्ति को आप कितना भी जोर लगाएंगे ना, उसके न्यूरॉन्स के पाथ इतने फिक्स हो गए हैं कि आप कितना भी कोशिश करेंगे, सब खोपड़ी जाएगी वहीं से, विचार उन्हीं न्यूरॉन से निकलेगा और रिजल्ट वही निकलेगा। इसलिए जब तक बहुत आवश्यक ना हो, बूढ़ों को परसुएट करने का प्रयास करने से बचना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, वहां भी अपनी ऊर्जा खराब करने से बचना चाहिए। एग्रेसिव व्यक्ति सुनता ही नहीं किसी की बात, आप समझाने का प्रयास करेंगे, आप सुनिए तो क्यों सुनते बात में, कैसे कन्विंस करेंगे उसको? तो ऐसे व्यक्ति को कन्विंस करने का बहुत प्रयास करने से बचना चाहिए। और तीसरा है जिसका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा है, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है जिस व्यक्ति की। कुछ लोग क्या होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, बहुत विनम्र होते हैं, किंतु खुद को 30 बार खा समझते हैं, है विनम्र, लेकिन इतने 30 बार खा समझते हैं अपने आप को, उन पर भी ऊर्जा खराब मत कीजिए, व्यर्थ होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और बेनिफिट बहुत कम आएगा। इन 3 को छोड़ के बाकी जो सामान्य होमोसेपियंस हैं उन सबको आप आराम से परसुएट करें। हाँ, सिलेक्टिव अवॉइडेंस को करना चाहिए। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं आप क्या करें? क्या
हाँ, जो इस तरह के लोग हैं वो आमतौर पर सिलेक्टिव अवॉइडेंस में चले जाएंगे या बायस बेस में चले जाएंगे, ये वही लोग हैं। इसलिए परसुएशन सफल हो नहीं पाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सारे बूढ़े जैसे होते हैं, कुछ बूढ़ों में बुढ़ापा कम होता है, कुछ बूढ़ों में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। यदि संयोग से कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति हो जिसको बात करके लगे कि समझता है तो समझाने में हर्ज भी नहीं है। सामान्यतः ये सामान्य बात है कि जो व्यक्ति बूढ़ा है, जिसकी उम्र ज्यादा है, जो अग्रेसिव है और जो सेल्फ एस्टीम में बहुत ऊंचा है, उनको परसुएट करने का अटेम्प्ट तुलनात्मक रूप से सफल होने की संभावना कम होती है। सिर्फ इतनी बात है, ताकि हम अपनी एनर्जी वहीं खर्च करें जहां फायदा हो। मीडियम का मतलब है किस माध्यम से प्रयास किया जाना चाहिए, और इसमें 2-3 बातें छोटी छोटी नोट करके बात खत्म कर लेते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि सबसे अच्छा माध्यम है पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। ये बात कुछ लोगों ने एक रिसर्च इस पे किया, मैं आपको रिसर्च का सार बताता हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो उसका नाम है एल्डरवेल्ड नाम है, ELDERVELD, एल्डरवेल्ड। और इसका एक सहयोगी था, उसका नाम था डॉज, DODGE। इन दोनों की एक रिसर्च है जो 1954 में हुई अमेरिका में। इस रिसर्च में जो निष्कर्ष निकला बहुत रोचक निष्कर्ष है। और यदि आप दिल्ली का पिछला इलेक्शन देखें विधानसभा का, अभी जैसे 2019 चल रहा है, 2014 की 15 की फरवरी में इलेक्शन हुआ था, जिसके बाद का नेक्स्ट इलेक्शन 2020 की फरवरी में अब होने वाला है। अगर आप उसकी तुलना करें इस रिसर्च से तो आप पाएंगे बहुत क्लोज है। उस साल क्या हुआ 2020-15 में दिल्ली में टक्कर थी, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी। बीजेपी एक संगठित पार्टी थी, पुरानी पार्टी थी, उसके पास पैसा भी खूब था, सिस्टम था, कैडर था, लोग थे, एक्सपीरियंस था। आम आदमी पार्टी नई पार्टी थी, और हमारे देश के इतिहास में 2-3 बार ऐसा हुआ कि एक नई पार्टी अचानक सत्ता में आ गई है, जिनमें से एक एग्जांपल ये है। एक TDP, तेलुगु देशम पार्टी का एग्जांपल रहा था। ऐसे कम एग्जांपल्स हैं, बहुत कम एग्जांपल्स हैं कि नई पार्टी बनी, सत्ता में आ गई। TMC लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, ममता बनर्जी का अपना अनुभव बहुत पुराना था ना। मैं तो कह रहा हूँ कि व्यक्ति भी नया, पार्टी भी नई और सत्ता में आ गए। तो जैसे एनटी रामाराव ने पहली बार ऐसा किया आंध्र प्रदेश में, और दिल्ली में केजरीवाल, एक आध केस पूरे भारत में और ऐसा हुआ है। तो ये कैसे हुआ, इसकी स्टडी की गई। क्योंकि इस पार्टी के पास पैसा था नहीं, लेकिन पन्ना आंदोलन की वजह से ऐसे हजारों युवक युवतियां जो पसंद करते थे वो थे। तो इन लोगों ने क्या कहा कि पैसे तो है नहीं, ना हम रेडियो में ऐड दे पाएंगे, ना टीवी में दे पाएंगे, ना अखबारों में दे पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं कि हमारे पास लोग हैं और कमिटेड लोग हैं, उन सबको इलाके बांट दिए और सबसे कहा कि एक एक घर में 2-2, 3-3, 4 बार जाके आधा घंटा बैठ के कन्विंस करो लोगों को। और मैं दिल्ली में था तो मुझे ध्यान है कि 3-4 बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग विश्वविद्यालय से, कोई प्रोफेसर, कोई विद्यार्थी घर पे आ गया और समझाने लगा कि सर समझाना चाहते हैं। मैं समझाओ भाई, खूब समझाया एकदम फुर्सत में। मैंने आपको कितने घर निपटाने हैं? बोले हमें कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट निपटाने देने तो काफी है हमारे लिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली में तो घर ही नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा हैं। एक एक घंटा बैठ के कन्विंस किए जा रहे हैं। अब 3-3, 4-4 बार उस पार्टी का एक एक या 2-2 युवक युवतियां घर पे आके कन्विंस कर रहे थे, और टीवी पे, अखबारों में लगातार बाकी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, उनके एड दिख रहे थे। और अंत में क्या हुआ? अंत में ऐसा लगने लगा कि शायद 40 सीटें हमारी पार्टी जीतेगी, और अंत में हुआ क्या, 70 में 67 जीत गई, जो कि अभूतपूर्व बात थी। लगभग यही प्रयोग किया था इस रिसर्च में। रिसर्च पाया गया था पॉलिटिकल मामलों में कि जिन पार्टीज ने पर्सनल कम्युनिकेशन किया वोटर्स के साथ, पर्सनल कम्युनिकेशन से जो रिजल्ट निकला वो 75% था, जबकि इनडायरेक्ट माध्यम से जो रिजल्ट आया वो 19% था। 75% और 19% का अंतराल था। और ये माना गया कि पॉलिटिकल एटीट्यूड्स चेंज करने में जो कम्युनिकेशन सबसे कारगर है वो पर्सनल कम्युनिकेशन है, 1 to 1। तो यही होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें 2 बातें और जोड़नी हो। 1 to 1 में ज्यादा अच्छा है कि 1 to many हो जाए, इससे मतलब ग्रुप एक्टिविटी हो, पर्सनल ही। जैसे एक व्यक्ति कम्युनिकेशन करने गया, उसके सामने एक ही बैठा, या नहीं, उसके सामने 5 लोग बैठे, 10 बैठे, 50 बैठे, है पर्सनल ही। टीवी बीच में नहीं आ रहा, रेडियो बीच में नहीं आ रहा, अखबार बीच में नहीं आ रहा, पर्सनल किंतु ग्रुप में है। ग्रुप में क्या होता है कि कई लोग सवाल पूछ सकते हैं, कई लोग सवाल नहीं पूछ पाते हैं। अगर कुछ लोगों ने सवाल पूछा, अच्छे जवाब मिल गए, तो बाकी सब कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है मामला। 4 के सवाल और कन्विंस हुए 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग। इसलिए अगर परसुएडर अच्छा है, कम्युनिकेटर अच्छा है, तो उसके लिए हमेशा बेहतर माना जाता है कि वो 1 to 1 करने के बजाय 1 to many कम्युनिकेशन में रहे, ताकि एक साथ मास परसुएशन या मास मोबिलाइजेशन जैसा कुछ कर सके। तीसरी और अंतिम बात है, एक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा बेटर है पैसिव कम्युनिकेशन से। इसमें क्या अंतर है? एक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो कम्युनिकेशन होगा एक तरफा नहीं होगा, 2 तरफा होगा। परसुएडर कुछ कहे, सामने वालों से सवाल पूछे, उनके प्रश्न ले, उनकी टिप्पणियां ले, उनकी राय ले, उनको जवाब दे, वो सब करे। तो जब ये प्रोसेस चलेगा तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि ऑडियंस को लगता है कि हमारी स्वाधीनता है, और फिर वो धीरे धीरे ज्यादा गहराई से प्रभावित होंगे, यदि परसुएडर में प्रभावित करने का दम है।